बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक। मिड टर्म एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के सिलसिले में जो हमारी वीडियो सीरीज़ है, आज एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। तो आज की इस एपिसोड में हम अपने सब्जेक्ट CS 601 डेटा कम्युनिकेशन को डिस्कस करने जा रहे हैं और इस सब्जेक्ट का हम कोशिश करेंगे कि आज हम अपना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सेक्शन जो है उसको डिस्कस करें और आपके साथ 60 क्वेश्चन जो है वो रिव्यू करें। थोड़ा सा मुश्किल सब्जेक्ट है, मैंने कोशिश की है कि इसको थोड़ा सा सिंपल करके एक्सप्लेन करूं, इंशाल्लाह आप देखेंगे भी। और मैंने ये भी कोशिश की है कि हर क्वेश्चन के साथ विजुअल्स को जरूर ऐड करूं, क्योंकि डायग्राम्स विजुअल से काफी हेल्प मिलती है समझने में। इंशाल्लाह आप महसूस करेंगे कि ये एफर्ट और ये कोशिश इंशाल्लाह सिर्फ आपको इसी चैनल पे ही मिलेगी। ठीक है, वी आर डिफरेंशिएटेड एंड वी आर ट्राइंग टू डिफरेंशिएट थिंग्स, कि हम आपको अच्छा कॉन्सेप्ट डिलीवर करें और जितनी असिस्टेंस हो सकती है वो हम आपको प्रोवाइड करें। ठीक है, दरमियान में आप नोट्स लेना चाहें तो ले सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा जरा फोकस कीजिए और पूरी तवज्जो से सुनिए और समझने की भी कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो इफ यू आर रेडी, आई एम रेडी, तो चलिए फिर इसको शुरू करते हैं प्रॉपरली। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्क्रैम्बलिंग कोडिंग टेक्निक। तो एक स्क्रैम्बलिंग नाम की कोडिंग टेक्निक आपने पढ़ी हुई है, जैसे बाकी भी और भी कुछ हैं। इस कोडिंग स्कीम के अंदर एक जो खास बात है ना, वो आपने याद रखनी है। वो ये है, हमारे पास 8 जीरोस आ जाती हैं, जिसको हम कहते हैं कि लॉन्ग स्ट्रिंग्स ऑफ जीरोस। ये हमारे पास जब आ जाती हैं तो सिंक्रोनाइजेशन का इशू आता है। तो ये कोडिंग स्कीम जो कि स्क्रैम्बलिंग कहलाती है, ये कहती है कि आप ये करें कि आप B8ZS यानी बाइपोलर 80 सब्स्टिट्यूशन यूज करें और उसके साथ आप ये कर सकेंगे कि जो आपके पास लॉन्ग स्ट्रिंग्स ऑफ जीरोस होती हैं, इनको आप रिप्लेस कर सकेंगे किसी भी और पैटर्न के साथ जो आपने पहले से डिफाइन किया हुआ। सो यूं ना सिर्फ आप 8 जीरोस को आप रिप्लेस कर सकेंगे, बल्कि जब उनको रिप्लेस करेंगे किसी और प्री डिफाइंड कोड के साथ, तो योर सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम विल नॉट बी रिमेन एनी लॉन्गर। you'll find out कि वो भी खत्म हो गए हैं या बहुत कम हो गए हैं। those have been minimized to almost zero। तो ये क्या है जी, हमारी स्क्रैम्बलिंग कोडिंग टेक्निक है जो यूज करती है B8ZS को। ठीक है, सो आवर फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट फॉर्म हियर। Question number 2, if a digital transmission system is sending 5 bits in every half a second, the bit rate of the system would be or is। यानी आपके पास कुछ सिस्टम है, वो 5 बिट भेजता है हर हाफ सेकंड के बाद। यानी हाफ सेकंड गुजरा, उसने 5 बिट भेजी, फिर और हाफ सेकंड गुजरा तो उस सिस्टम ने 10 बिट्स भेज दी। तो पूछा गया कि बिट रेट क्या है, और बिट रेट आपको पता है क्या होता है कि एक सिस्टम के अंदर आप एक सेकंड में कितनी बिट्स भेज रहे हैं। अब देखिए, यहां से अगर आप डायरेक्टली भी कैलकुलेट करना चाहें तो निकाल सकते हैं। हाफ सेकंड में 5 भेजी, अगले हाफ सेकंड में 5 भेजी, तो इसका मतलब ये है कि हम डायरेक्टली लिख सकते हैं फर्स्ट हाफ सेकंड में 5, सेकंड हाफ सेकंड में 5, और ये कितनी बनी 10। सो यू कैन पिक द 10 डायरेक्टली भी, लेकिन आई वुड अप्रिशिएट कि अगर आप इस फार्मूला को यूज कर लें जो कि स्टैंडर्ड फार्मूला है कि बिट रेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ बिट्स डिवाइडेड बाय टाइम इन सेकंड्स। तो यहां देखिएगा, वी हैव 5 बिट्स इन हाफ सेकंड्स, और हाफ सेकंड्स को हमने क्या लिखा है 0.5, और ये कैलकुलेट करते हैं तो फिर भी कितना बनता है 10 बिट्स पर सेकंड। सो हमारी बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हुई यहां से। Question number 3, if the message going to pass through a packet switch network, it can be divided into packets of dash। तो पूछा गया कि आपके पास कोई पैकेट स्विच नेटवर्क हो और आपने अपने मैसेज को डिवाइड करना हो। पूरा बड़ा मैसेज आप इकट्ठा तो नहीं भेजते ना, बहुत बड़ी कन्वर्सेशन है, बहुत बड़ी फाइल है, तो उसको आप क्या भेजते हैं, डिवाइड करके चंक्स में भेजते हैं, फ्रेगमेंट्स में भेजते हैं, पैकेट्स बना के भेजते हैं। तो पूछा गया कि क्या ये जो पैकेट्स आप भेजते हैं ये फिक्स्ड हैं, वेरिएबल साइज हैं, क्या है ये। हमें पता है हमारे पास जो पैकेट स्विच नेटवर्क होता है वो दो तरह के होते हैं, एक ATM जिनको हम कहते हैं एसिंक्रोनस ट्रांसफर मोड, और दूसरे हमारे पास होते हैं वो नेटवर्क जो राउटर्स बेस्ड होते हैं, यानी जिनको हम कहते हैं हमारे IP बेस्ड नेटवर्क हैं। जो ATM हैं वो हमें पता है कि फिक्स्ड साइज पैकेट यूज करते हैं, जिनको हम सेल कहते हैं डेडिकेटेडली। सो पैकेट्स हमेशा क्या रहेंगे, फिक्स्ड रहेंगे, जबकि IP नेटवर्क में ऐसा नहीं है। IP नेटवर्क अगर हो तो उसमें जो मैसेज आता है वो कभी छोटे पैकेट्स भी जा सकते हैं, कभी बड़े पैकेट्स भी जा सकते हैं। यूं मैं कह सकता हूं कि ये पैकेट्स जो हैं ये वेरिएबल साइज के होते हैं। तो पैकेट स्विच नेटवर्क में ये दोनों ऑप्शंस होती हैं कि वो फिक्स साइज के पैकेट्स भी भेज सकता है या फिर वेरिएबल साइज के पैकेट्स भी भेज सकता है। सो मेरे पास यहाँ से थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट होती है। क्वेश्चन नंबर 4, इन डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन डैश इज वेरिड। तो हमें देखना पड़ेगा कि ये एनालॉग सिग्नल्स हैं उनके साथ कितनी चीजें एसोसिएटेड हैं।
वी नो कि एनालॉग सिग्नल की कोई एम्पलीट्यूड होती है। एम्पलीट्यूड क्या होती है? ये देखिए कि एक एनालॉग सिग्नल एक्सिस से कितना दूर है, दिस इज द एम्पलीट्यूड, जितनी हाइट पे है वो, राइट। इसी तरह नीचे जाएगा तो ये उसकी क्या हो जाएगी, एम्पलीट्यूड, यहाँ से यहाँ तक। तो एक एम्पलीट्यूड होती है, एक होती है फ्रीक्वेंसी कि एक यूनिट टाइम में वो कितने सिग्नल्स आ रहे हैं। 4 आ रहे हैं तो 4 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, 10 आ रहे हैं तो 10 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, ठीक है, एक सेकंड के अंदर। और इसी तरह फेज होती है। फेज आपको पता है कि आप इस तरह से एक्सेस बना लेते हैं और ये आपकी क्या है, फेजेस हैं कि किस साइड पे है सिग्नल जो है। तो ये तीनों चीजें आपको कंसिडर करनी पड़ती हैं जब आप डिजिटल टू एनालॉग में जाते हैं या कन्वर्ट करने लगते हैं। तो या तो आप एम्पलीट्यूड चेंज कर सकते हैं, या फ्रीक्वेंसी चेंज कर सकते हैं, या फिर फेज चेंज कर सकते हैं। और आप ऐसा भी कर सकते हैं कि कोई दो कॉम्बिनेशन बना के यूज कर लीजिए, एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी दोनों को चेंज कर लीजिए, एम्पलीट्यूड और फेज को चेंज कर लीजिए, या फिर फेज और फ्रीक्वेंसी को चेंज कर लीजिए। सो यू कैन ईदर चेंज वन ऑफ दीज और मेक एनी कॉम्बिनेशन ऑफ दीज। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि वी कैन मेक एनी कॉम्बिनेशन, यानी इन तीनों को हम चेंज तो कर सकते हैं, बट वी कैन ऑल्सो मेक और क्रिएट एनी डिजायर्ड कॉम्बिनेशन। तो यहाँ से डी ऑप्शन हमारी करेक्ट होगी। क्वेश्चन नंबर 5 है, द लाइन कोडिंग मेथड मस्ट प्रोवाइड सिंक्रोनाइजेशन एंड मिनिमाइज द डैश बिटवीन द सेंडर एंड द रिसीवर। यानी लाइन कोडिंग स्कीम हमारी कोई भी हो, उसको एक तो सिंक्रोनाइजेशन प्रोवाइड करनी चाहिए, यानी सेंडर और रिसीवर जो है वो प्रॉपरली सिंक्ड होनी चाहिए। सेंडर जितना डाटा भेज रहा है, रिसीवर उतना रिसीव कर रहा है, और बोथ आर प्रॉपरली इन हार्मनी, इट्स ए गुड रिलेशनशिप बिटवीन देम। और दूसरी चीज क्या है जो मिनिमाइज करनी चाहिए हमारी कोडिंग स्कीम को, तो वो हमें पता है हमारा क्या होता है, डीसी कंपोनेंट होता है। क्योंकि डीसी कंपोनेंट जो है वो ट्रैवल नहीं कर सकता आपकी ट्रांसमिशन लाइन के ऊपर। ठीक है, सो सेकंड कंपोनेंट इज, ये सेकंड एस्पेक्ट इज, ये सेकंड फैक्टर इज कि लाइन कोडिंग स्कीम को जहां वो सिंक्रोनाइजेशन प्रोवाइड कर रही है उसको करनी चाहिए। दूसरी चीज उसको ये कोशिश करनी चाहिए उन सिग्नल्स के अंदर डीसी कंपोनेंट जितना कम से कम रखे, ताकि वो सिग्नल ट्रांसमिशन मीडियम के ऊपर आसानी से ट्रैवल किया जा सके, या उसको करवाया जा सके, या भेजा जा सके। सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम हियर। क्वेश्चन नंबर 6 है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एनालॉग टू एनालॉग सिग्नल कन्वर्शन टेक्निक्स, पीएम स्टैंड्स फॉर। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आपने एनालॉग टू एनालॉग जो कन्वर्शन पढ़ी हुई हैं उनके अंदर जो पीएम आप लिखते हैं, किसके लिए लिखते हैं भला? फेज मॉड्यूलेशन के लिए। आपका एक सिग्नल होता है जिसने जाना है, जिसने ट्रैवल करना है, जिसको आप कहते हैं मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। एक आपका वो सिग्नल होता है जो आपका कैरियर प्रोवाइड करता है, यानी कैरियर से मुराद ये एक तरह की गाड़ी है जो इस सिग्नल को क्या करेगी, लेके जाएगी। कैरियर जो है ये गाड़ी की तरह है जो इसको लेके जाएगा। और अगर आप यहाँ देखें तो ये चीज आपको नजर आ रही है। सो दिस इज एनालॉग टू एनालॉग सिग्नल कन्वर्जन विद द पीएम, वेयर पीएम स्टैंड्स फॉर फेज मॉड्यूलेशन। सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट फ्रॉम हियर। क्वेश्चन नंबर 7 है, यूनिपोलर, पोलर एंड बाइपोलर आर द टाइप्स ऑफ डैश कोडिंग स्कीम। आपने पढ़ा होगा ये जो चीजें नजर आ रही हैं ये किससे एसोसिएटेड हैं, सारी की सारी डिजिटल टू डिजिटल में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, या आप ये कह सकते हैं डिजिटल टू डिजिटल डेटा कन्वर्जन में ये यूज होती हैं। ठीक है, तो आप देखें, अगर हमने यहाँ पे हाईलाइट भी करने की कोशिश की है दोबारा फिर, कि डिजिटल टू डिजिटल जो कन्वर्जन है वो आप 3 कोडिंग स्कीम के जरिए कर सकते हैं, यूनिपोलर, पोलर या फिर बाइपोलर पे। तो यही लिखा हुआ है कि ये तीनों स्कीम किस मेन कैटेगरी में शामिल होती हैं। तो हमारी क्या है मेन कैटेगरी, डिजिटल टू डिजिटल डेटा कन्वर्जन या फिर सिग्नल कन्वर्जन है। Question number 8 है, in a circuit switch network we have a low efficiency but with a minimum dash। यानी सर्किट स्विच नेटवर्क वो होते हैं, आमतौर पे आप समझ लीजिए हमारा जो PTCL का नेटवर्क है ये क्या होता है, सर्किट स्विच नेटवर्क होता है। इस सर्किट स्विच नेटवर्क की खसूसियत ये है, एट्रीब्यूट कैरेक्टरिस्टिक्स ये है, मेन फीचर ये है कि ये थोड़ा सा लेस एफिशिएंट होता है। लेकिन इसके अंदर एक बेनिफिट भी है, और वो बेनिफिट है कोई नेगेटिव चीज है जो आमतौर पे कम होती है इसमें, जो कि बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब ये है कि स्पीड तो नहीं हो सकती, थ्रूपुट भी नहीं हो सकती, हाँ एरर कम हो सकते हैं, डिले कम हो सकते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह की सिचुएशन होती है। हमारे पास ये डिफरेंट नोड यहाँ पे 4 दिखाए गए हैं, और ये दरमियान में जो क्लाउड की सिचुएशन है ये क्या है, बेसिकली आपका सर्किट स्विच्ड नेटवर्क है। ये जितने भी आपको ये नजर आ रहे हैं ये बॉक्सेस, दीज आर इन फैक्ट दी सर्किट स्विचेस। ठीक है, ये सारा क्रिएट कर रहे हैं सर्किट स्विच नेटवर्क। ठीक है, तो यहाँ कहा जाता है कि डिले जो है वो कम होता है इन ए सर्किट स्विच नेटवर्क, although these are less efficient as compared to the rest of the networks, but they are less delayed, yeah, they have minimum delay।
Question number 9. Television broadcast where users can only view the information set in the form of video is an example of dash communication. यानी हम कह सकते हैं और हम इसको रोज ऑब्जर्व भी करते हैं कि टेलीविजन कुछ ब्रॉडकास्ट करते हैं और हम सिर्फ नाजरीन घर बैठे उनको देख सकते हैं, और ये जो हम देखते हैं इन द फॉर्म ऑफ वीडियो, ये ट्रांसमिशन, ये किस कम्युनिकेशन की एग्जांपल है? ठीक है, हमारे पास तीन तरह की कम्युनिकेशन हमने पढ़ी है। एक होती है सिंप्लेक्स, जिसमें एक सेंडर होता है और एक रिसीवर होता है, और सिर्फ सेंडर रिसीवर को मैसेज भेज सकता है, रिसीवर वापस उससे मैसेज नहीं भेज सकता। एक हमारे पास होती है हाफ डिप्लेक्स, यानी सेंडर रिसीवर को मैसेज भेज सकता है, रिसीवर भी वापस मैसेज भेज सकता है, लेकिन एक वक्त में सिर्फ एक भेज सकता है। वॉकी टॉकी आपने यूज की हो शायद, एक बंदा बात कर रहा है, दूसरा सुनेगा, पहला अगर बात खत्म करेगा तो दूसरा दोबारा जवाब दे सकता है या बात कर सकता है। तो ये क्या है? हाफ डुप्लेक्स इस तरह की ट्रांसमिशन मोड है, या कम्युनिकेशन मोड है। और फुल डुप्लेक्स है, मैं और आप रोज फोन यूज करते हैं, सो एट द सेम टाइम हम लोग बात भी कर रहे होते हैं और हम लोग सुन भी रहे होते हैं, तो ये क्या है? फुल डुप्लेक्स है। तो अब आप मेरे ख्याल में आसानी से समझ गए हैं कि हमारी ये जो टीवी वाली मिसाल है, कि यानी टीवी की नशरियात हम घर पे सुन रहे हैं, लेकिन हम जो नशरियात नशर कर रहे हैं, द कंपनी ब्रॉडकास्टिंग द ट्रांसमिशन, वी कैन नॉट कम्युनिकेट टू देम यूजिंग द सेम टीवी। तो ये क्या है? हमारी फर्स्ट ऑप्शन है, ये फर्स्ट जो मोड है वो दैट इज एग्जांपल ऑफ सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन या कम्युनिकेशन मोड। Question number 10 है, in a pulse code modulation PCM, the first step is dash where we assign integral values in a specific range to the sampled instances. हमारे पास जो सिग्नल बनते हैं या जो वेव्स बनती हैं, उनको हम क्वांटिफाई कर लेते हैं। मिसाल दूं अगर मैं यहाँ से, तो ये मेरे पास कुछ ऐसे एक वेव थी, इसी तरह ये एक वेव थी, और ये वेव ऐसे आगे जा रही थी। तो मैंने इस वेव को इनफैक्ट, या हमने इस वेव को क्या किया? क्वांटिफाई कर लिया है। और अभी हम चाह रहे हैं कि इसको कोई वैल्यूज भी असाइन करें, ठीक है, और वो हमने यहाँ पे की हुई देखिए 25, 38, 18, 49 एंड समथिंग, राइट। तो दो चीजें हम काम कर रहे हैं, एक तो कुछ सैंपल दे रहे हैं और एक क्या दे रहे हैं? कोई वैल्यू दे रहे हैं। तो ये जो प्रोसेस है कि हमने अपने सैंपल को, एनालॉग सैंपल को डिजिटाइज करना चाहा और कोई सिंबल भी दिया और कोई वैल्यू भी असाइन की, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्वांटाइजेशन। Question number 11 है, in ring topology each node has a point to point link with dash. हमें पता है हमारे पास रिंग टोपोलॉजी कैसी होती है कि कंप्यूटर्स कनेक्टेड होते हैं, एक रिंग की शक्ल बनाते हैं वो, और हम यहाँ पे देख भी सकते हैं। तो इसमें पूछा गया कि हर एक टर्मिनल या कंप्यूटर है वो दूसरे के साथ एक पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन के साथ कनेक्ट होता है और हम यहाँ पे देख भी सकते हैं, लेकिन हर नोड के पास कितने लिंक होने चाहिए? तो अगर आप देखें, इस नोड को देखें, तो एक यहाँ से कनेक्टेड है इस कंप्यूटर के साथ, और ये यहाँ से कनेक्टेड है इस कंप्यूटर के साथ। तो हम कह सकते हैं कि हर कंप्यूटर जो है वो एग्जैक्टली टू नोड्स के साथ कनेक्टेड है विद इट्स नेबरिंग, ठीक है। इसको देखिए फॉर एग्जांपल, तो इससे कनेक्टेड है और यहाँ पर इससे कनेक्टेड है, एंड वी कैन जस्ट थिंक ऑफ एनी अदर कंप्यूटर, वो भी इसी फैशन से कनेक्टेड होंगे। तो हम कह सकते हैं कि in रिंग टोपोलॉजी ईच कंप्यूटर हैज एग्जैक्टली टू पॉइंट लिंक्स with other computers, with its neighbors, one on the right, one on the left. Question number 12 है, in the star network comprising 6 computers in a one switch, the total number of cables needed would be or will be. हमें पता है स्टार नेटवर्क बहुत सिंपल होता है। ये जो सेंट्रल स्विच हमारा होता है, सेंट्रल डिवाइस, हब भी पहले कहते थे इसको, बट नो, स्विच इसको कहते हैं। अच्छा, 6 कंप्यूटर्स हमने अटैच किए हैं, तो जारी बात है, ये देखें, ईच कंप्यूटर इज कनेक्टेड विद ओनली वन केबल, राइट। तो इसका मतलब ये है, इफ यू हैव n computers to attach, we require n cables. सिंपल रूल है, जितने कंप्यूटर्स हमें रिक्वायर्ड होंगे इस नेटवर्क में कनेक्ट करने के लिए, स्टार के केस में उतनी ही केबल्स हमें रिक्वायर्ड होंगी। और अगर हम यहाँ से देख सकें तो 6 कंप्यूटर्स हैं और 6 ही केबल्स हैं, तो देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप इन फैक्ट, दैट्स व्हाई आई मेंशन्ड n इज इक्वल टू n। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि 6 कंप्यूटर्स will require 6 cables to attach in a network that is of star topology. Question number 13 है, the data format used in the transport layer on the TCP/IP network is called. हमें पता है कि हमारे पास जो TCP/IP प्रोटोकॉल स्वीट है, वहाँ पे हर एक लेयर के ऊपर डिफरेंट सर्विसेज हैं, डिफरेंट डेटा के फॉर्मेट्स हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास जो ट्रांसपोर्ट लेयर है, वहाँ पे डेटा किस फॉर्मेट में जा रहा होता है? सेगमेंट्स में जा रहा होता है, ठीक है। आई जस्ट डेलिबरेटली इंट्रोड्यूस दिस इनटू द क्वेश्चन, ताकि मैं बाकी भी आप लोगों को बता सकूं, इसलिए कि आपके ज्यादा क्वेश्चन जो है वो एड्रेस हो जाएंगे, और यहाँ पे नहीं आया तो एग्जाम में आता, तो यू कैन इजीली आंसर दोस इंशाल्लाह। नेटवर्क को देखिएगा तो नेटवर्क में जो डेटा आता है वो किस फॉर्म में आ रहा होता है? पैकेट्स की फॉर्म में आ रहा होता है।
सेकंड लेयर पे देखिएगा जो कि आपकी डेटा लिंक लेयर है, तो यहाँ जो डेटा आ रहा था वो किस में आ रहा होता है, इन द फॉर्म्स ऑफ फ्रेम्स। और फिजिकल लेयर में डेटा कहाँ जा रहा होता है, एक्चुअल फिजिकली बिट्स में, यानी सिग्नल्स में, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में। तो यूं आप यहाँ से लेकर यहाँ तक बता सकते हैं कि डेटा किस किस फॉर्म में ट्रैवल करता है या जा सकता है या रिप्रेजेंट किया जाता है ऑन द टीसीपी/आईपी प्रोटोकॉल स्वीट। तो यहाँ पूछा गया कि ट्रांसपोर्ट में, तो ट्रांसपोर्ट हमने देखा कि डेटा किस में रिप्रेजेंट करते हैं हम, सेगमेंट्स की फॉर्म में। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। Question number 14. In dash scheme, the voltages are on the both sides at the time axis. The voltage level for 0 can be positive and the level for 1 can be negative. कोई एक कोडिंग स्कीम है, कहा जा रहा है कि उसके अंदर जो वोल्टेज होती हैं वो दोनों साइडों पे होती हैं, यानी टाइम एक्सेस है ना आपके पास, ये इसके ऊपर भी हो सकती हैं, नीचे भी हो सकती हैं, ये नहीं दोनों साइडों पे होती हैं। और वो कह रही हैं कि जी जीरो है वो उसको आप पॉजिटिव से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, करते हैं, और जो वोल्टेज 1 है उसको आप नेगेटिव से करते हैं या रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमारे पास जो पोलर होती है वो स्कीम ऐसी होती है कि जिसमें आप देखें अगर, तो हम दो वोल्टेज यूज कर रहे हैं, ये कोई एक वोल्टेज है और ये क्या है, दूसरी वोल्टेज है। अगर आप देखें तो एक टाइम एक्सेस के ऊपर है और एक टाइम एक्सेस के नीचे है। और आप ध्यान से देखें तो ये 0 वाली टाइम एक्सेस से ऊपर है और 1 वाली जो है वो टाइम एक्सेस से नीचे है, और यही कहा जा रहा है 1 कैन बी नेगेटिव। सही है, तो ये क्या है, पोलर कोडिंग स्कीम है, नंबर 1। नंबर 2, इसमें दो वोल्टेज लेवल यूज होते हैं। एक, 0 के लिए आप प्लस यूज करते हैं, यानी टाइम एक्सेस से ऊपर वाली वैल्यू, और 1 के लिए आप नेगेटिव वोल्टेज यूज करते हैं, जो क्या है, टाइम एक्सेस से नीचे वाली वैल्यू है। 15 है, बाइनरी शिफ्ट कीइंग इज आल्सो नोन एज डैश कीइंग, यानी की जो है उसको, प्रोसेस को कीइंग से यहाँ पे डिनोट किया जाता है। तो बाइनरी का क्या मतलब होता है बोला, दो। ये देखिएगा इसमें दो वोल्टेज लेवल यूज हो रहे हैं, एक दिस वन और एक दिस वन, यानी 0 जहाँ पे भी आएगी ये 0 वाला लेवल होगा और ये क्या होगा, 1 वाला लेवल होगा। इसी तरह ये सारा सिलसिला चलेगा। और अगर आप देखें तो 0 और 1 इसको आप कह सकते हैं कि ये आपका क्या है, ऑफ है, और ये 1 वाला आपका क्या है, ऑन है। तो इसी वजह से इसको कहा जाता है ऑन ऑफ किंग। इसका दूसरा नाम भी है, उसको हम कहते हैं ओ ओ के। बाइनरी शिफ्ट किंग का दूसरा नाम क्या है, ओ ओ के। तो यहाँ से हमारी फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। Question number 16 है, which transmission mode behaves like a two-way street with the traffic flowing in a both direction at the same time? एक ट्रांसमिशन मोड है वो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे एक गली है, एक सड़क है, ताकि ट्रैफिक दोनों साइडों पे रवानी के साथ जा रही है एक ही वक्त में, सिमल्टेनियसली। तो हम अभी बात भी करके हैं कि हमारे पास एक फुल डिप्लेक्स मोड ऐसा होता है, आप एक वक्त में बात कर भी रहे होते हैं, एक वक्त में बात सुन भी रहे होते हैं। यू कैन सेंड एंड यू कैन रिसीव एट द सेम टाइम, सो दैट इज full duplex. Question number 17 है, डेटाग्राम स्विचिंग टेक्स प्लेस एट द डैश लेयर। तो डेटाग्राम जो है ये असल में पैकेट का दूसरा नाम है, इट्स द सेकंड नेम ऑफ द पैकेट और द सिनोनिम ऑफ द पैकेट। तो पैकेट स्विचिंग जो है वो हमारी किस लेयर पे होती है, नेटवर्क लेयर पे। ये देखें, शायद आपको यहाँ से राउटर की शक्ल देख के पता चल गया होगा कि दिस इज बेसिकली दी नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर के ऊपर राउटर काम करते हैं, और राउटर्स जो होते हैं यही डेटाग्राम्स या पैकेट्स को फॉरवर्ड करते हैं। ठीक है, तो यूं हम कह सकते हैं डेटाग्राम स्विचिंग और पैकेट स्विचिंग टेक्स प्लेस एट द नेटवर्क लेयर। क्वेश्चन नंबर 18 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनवैलिड नेटवर्क कैटेगरी, यानी ये कुछ नीचे गिवन है, इसमें से कौन सी गलत है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। आपके पास मेन एक कैटेगरी होती है लोकल एरिया नेटवर्क की, जिसको आप लैन कहते हैं। फिर आपके पास एक मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होती है जिसको आप मैन कह लेते हैं। एंड देन यू हैव अ थर्ड एज ए वाइड एरिया नेटवर्क जिसको आप वैन कह लेते हैं। ये पोर्टेबल या पोर्टेबिलिटी कोई ऐसी चीज़ नहीं होती कि पोर्टेबल नेटवर्क या पोर्टेबल एरिया नेटवर्क पीएन। सो दिस इज समथिंग एन इनवैलिड नेटवर्क कैटेगरी। बाकी तीन जो है ये क्या है, वैलिड नेटवर्क की कैटेगरीज हैं अपनी। लोकल आपको पता है एक लोकल बिल्डिंग में हो सकता है, ग्रुप ऑफ बिल्डिंग में होता है, कम्युनिटी या एक सिटी के अंदर तक आप मैन को कह सकते हैं। और ये क्या है, ये एक वाइड एरिया नेटवर्क है, पूरी दुनिया के जो छोटे छोटे मिलियंस ऑफ नेटवर्क हैं वो इससे कनेक्टेड हैं। तो ये क्या है, एक वाइड एरिया नेटवर्क है। इंटरनेट इज वन ऑफ द एग्जांपल। क्वेश्चन नंबर 19 है, डैश जनरली कवर्स अ लार्ज जियोग्राफिकल एरिया एंड इट यूजुअली स्पैन्स एन अनलिमिटेड नंबर ऑफ माइल्स।
तो मेरा ख्याल आप बहुत आसानी से समझ गए हैं। ये जो लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया हमने यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये बेसिकली इसने सारा क्लू बता दिया आपको कि पूरी दुनिया में जो हम नेटवर्क्स को इकट्ठा करके छोटे छोटे नेटवर्क्स को मिला के जोड़ के एक बड़ा नेटवर्क बना लेते हैं, उसको हम कहते हैं वाइड एरिया नेटवर्क यानी वैन। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम हियर। Question number 20. In the OSI model, the dash layer ensures end-to-end reliable transmission. कि आपके पास कौन सी ऐसी लेयर होती है जो कि एंड टू एंड कोशिश करती है और मेक श्योर करती है कि डेटा बिल्कुल सही ट्रांसफर हो गया या ट्रांसमिट हो गया। आपको अगर याद हो तो हमारी ये ट्रांसपोर्ट लेयर का काम है कि एंड टू एंड डिलीवरी को मेक श्योर करना। ठीक है, इसके ऊपर दो प्रोटोकॉल चलते हैं, शायद वो भी आपने पढ़े हों। एक हमारा टीसीपी होता है और एक हमारा यूडीपी होता है। इनमें दोनों में थोड़ा सा फर्क है। टीसीपी कनेक्शन ओरिएंटेड होता है और यूडीपी जो है वो हमारा कनेक्शन लेस होता है। और कुछ थोड़े से फीचर्स का डिफरेंशिएशन है। कुछ सर्टेन सिचुएशन है जहाँ पे हमें टीसीपी यूज करना पड़ता है और कहीं कुछ सिचुएशंस हैं जहाँ पे आप यूडीपी यूज करते हैं। बहरहाल दोनों के अपने फीचर्स हैं और दोनों के अपने बेनिफिट्स भी हैं। दोनों के मैकेनिज्म डिफरेंट हैं। ये दोनों अलग अलग ट्रांसपोर्ट लेयर पे ही काम करते हैं और इसी लेयर की जिम्मेदारी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि डेटा एंड टू एंड चला गया है, एंड टू एंड ट्रांसफर हो गया है, एंड टू एंड ट्रांसमिट हो गया है। 21 है, इन द ओएसआई मॉडल डैश लेयर डिसाइड्स द डेटा रेट, टाइप ऑफ एनकोडिंग एंड ट्रांसमिशन मोड। कौन सी लेयर है जिसने ये दो तीन बातें जो है वो कंफर्म करनी होती हैं। एक तो ये है कि डेटा किस रेट पे जाना है, दूसरा कि इनकोडिंग स्कीम कौन सी यूज की जानी चाहिए डिपेंडिंग अपॉन द ट्रांसमिशन मीडियम, और तीसरा क्या है, ट्रांसमिशन मोड कौन सा रखना है। अभी हम देख के आए ना, सिंप्लेक्स है, हाफ डुप्लेक्स है और फुल डुप्लेक्स है। तो इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा अगर आप ध्यान से देखें तो टाइप ऑफ एनकोडिंग का मतलब कि कम्युनिकेशन मीडिया कौन सा है, किस से कनेक्टेड है। तो ये लेयर जो कम्युनिकेशन मीडिया या फिजिकल केबल से कनेक्टेड है वो हमारी कौन सी लेयर होती है, बोला फिजिकल लेयर। थोड़ा सा क्वेश्चन को पढ़ के समझने की कोशिश किया करें, बेसिकली उसको विजुअलाइज कर लें तो बहुत सारी चीजें और आसान हो जाती हैं। दैट्स व्हाई आई ऐड विजुअल्स इन ऑर्डर टू मेक थिंग्स अंडरस्टैंडिंग एंड मोर इजी फॉर यू। तो इसका मतलब ये हुआ, ये हमारी फिजिकल लेयर होती है जो दो तीन काम करती है। एक वो देखती है डेटा रेट क्या होगा, जाहिर बात है वो डेटा भेज रही है, रिसीव कर रही है ना, तो कहीं रेट ज्यादा करने की जरूरत पड़ती है। बाज़ औक़ात ये डिवाइस जहाँ पे हम खड़े हैं ज्यादा अगर डेटा भेज रहा है और आगे वाला डिवाइस जो है वो उतना रिसीव नहीं कर पा रहा, तो ऑब्वियसली बात है वो कहेगा कि कम करें। इसके बाद वो देखेगी कि मीडियम कौन सा यूज हुआ, मे बी डिफरेंट केबल्स हैं और चीजें हैं, तो स्कीम कौन सी यूज करनी चाहिए कोडिंग की, और सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स या फुल डुप्लेक्स कौन सा मोड यूज करना चाहिए। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी बनी, फिजिकल लेयर की। 22 है, इन डैश अ कनेक्शन इज एस्टैब्लिश्ड फर्स्ट विद द ट्रांसपोर्ट लेयर बिफोर डिलीवरिंग द पैकेट। अभी हमने बात की ना कि ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर हमारे पास दो प्रोटोकॉल्स होते हैं। तो ये टीसीपी प्रोटोकॉल होता है, ये क्या करता है, इसको इसलिए हम कहते हैं कनेक्शन ओरिएंटेड। तो ये डेटा भेजने से पहले कनेक्शन स्टैब्लिश करता है। इट्स एस्टैब्लिश द कनेक्शन फर्स्ट बिफोर सेंडिंग द डेटा, बिफोर सेंडिंग द पैकेट्स और इवन बिफोर स्टार्ट सेंडिंग द पैकेट्स। और उसके बाद फिर ये निगोशिएट करते हैं बहुत सारी और चीज़ों के ऊपर। इसमें विंडोइंग है, फ्लो कंट्रोल है, डेटा का साइज क्या होगा, विंडो लिमिट वगैरह क्या होगी, ये सारी चीज़ें। तो इट इज़ दी टीसीपी, या इसको हम कहते हैं कनेक्शन ओरिएंटेड अप्रोच। तो ये कनेक्शन ओरिएंटेड अप्रोच है, ये टीसीपी का प्रोटोकॉल है जो ट्रांसपोर्ट लेयर पे काम करता है। वो क्या करता है, डेटा भेजने से पहले रिसीवर से कनेक्शन स्टैब्लिश कर लेगा और जब उसको कंफर्म होगा कि हमारा कनेक्शन स्टैब्लिश हो गया है, फिर ये डेटा भेजना शुरू करता है। 23 है, इन द ओएसआई मॉडल विच लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग फ्रेम्स। अब कोई लेयर है जो फ्रेम्स बना रही है, इम्पोजेस द फ्लो कंट्रोल एंड नोड टू नोड डिलीवरी। ये तीन चीजें जो हाईलाइटेड है, इनको जरा हम फोकस करते हैं कि ये काम कौन करता है। तो आप मेरा ख्याल है पहचान गए होंगे कि फ्रेम्स की जब बात आएगी ना, मैंने आपको इससे पहले भी क्वेश्चन में बताया है, फ्रेम्स की जब बात आएगी तो इसका मतलब क्या है, ये हमारी डेटा लिंक लेयर है, ये हमारी लेयर 2 है। ठीक है, यहाँ पे फ्रेम्स आते हैं, आपके जो स्विच आते हैं, आपका जो स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल आता है, आपके जो ट्रंक्स आते हैं और आपके फ्रेम्स आते हैं, हार्डवेयर एड्रेसेस आते हैं, मैक एड्रेसेस की बात होती है। ये सारी डिस्कशन गुफ्तगू कहाँ पे होती है, लेयर 2 के ऊपर, आपके डेटा लिंक लेयर के ऊपर। तो इसका मतलब कि ये जो सारी चीज़ें हैं, ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसकी डोमेन हुई, डेटा लिंक लेयर की। ऑलराइट, आप लोग सोच रहे होंगे कि ओएसआई मॉडल बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आई थॉट कि इसको हम तरतीब में रखें ताकि ज़रा थोड़ा सा एक अच्छा कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाए और आपको अच्छा याद भी रहे। डिस्पर्स क्वेश्चन देंगे तो थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल होगा अभी, तो आई बिलीव कि ये अप्रोच थोड़ी ज़्यादा बेहतर रहेगी। 24 है, इन द ओएसआई मॉडल विच ऑफ द फॉलोइंग डज द नेटवर्क लेयर परफॉर्म।
तो थोड़ी क्वेश्चंस की मैंने सिचुएशन डिफरेंट रखी हुई है, एक डिफरेंट तरह से पूछा गया है। कभी फंक्शनलिटी दे दी है और कभी लेयर ऊपर दे के फंक्शनलिटी पूछ ली है, जस्ट जस्ट टू मेक श्योर कि आपको लेयर से फंक्शनलिटी आइडेंटिफाई करना आ जाए एग्जाम में। अब यहाँ पे पूछा है कि जी ये नेटवर्क लेयर का आप बताइए कि कौन सी फंक्शनलिटी परफॉर्म करती है। तो हम यहाँ देखते हैं हमारे पास जो नेटवर्क लेयर है वो यहाँ पे होती है। अच्छा, नेटवर्क लेयर के जो 2-3 काम होते हैं वो हमें पता है कौन से होते हैं। एक, पैकेट्स को फॉरवर्ड करती है, यानी जिसको हम कहते हैं हमारे पैकेट्स को राउट करती है, इसलिए हम कहते हैं ना राउटर यहाँ लेयर 3 पे होते हैं, इसी लेयर पे काम करते हैं। और दूसरा ये करती है कि लॉजिकल एड्रेसिंग करती है। देखिए लॉजिकल एड्रेस से क्या मुराद है आपकी, जिसको आप क्या कहते हैं आईपी एड्रेसेस, ठीक है। ये आईपी हमारे क्या है, लॉजिकल है, इसलिए तो चेंज होते रहते हैं ना। हमारा जो सिस्टम है उसके पास जो एक और एड्रेस होता है उसको हम क्या कहते हैं भला, हार्डवेयर एड्रेस या मैक एड्रेस, और वो तो फिक्स होता है, वो तो चेंज नहीं होता। इसका मतलब ये है कि हमारा कंप्यूटर जब इंटरनेट से कनेक्ट होता है तो उसको एक आईपी एड्रेस चाहिए होता है, और ऐसा ही होता है। आईपी एड्रेस जब तक नहीं है तो कंप्यूटर किसी भी और मशीन के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकता। ये बिल्कुल ऐसी है कि मैं आपको या आप मुझे इस वक्त तक खत नहीं लिख सकते या कॉल नहीं कर सकते जब मेरे पास या आपके पास एक दूसरे का फ़ोन नंबर ना हो या फिर ज़ाहिर बात है एड्रेस ना हो। बिल्कुल ऐसे ही है ना। मैं आपको कहूँ कि आप मुझे कहीं ईमेल करें जबकि ईमेल एड्रेस ना हो तो कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं? बिल्कुल ऐसे ही। कोई भी कंप्यूटर, कोई भी टर्मिनल, कोई भी नोड जो नेटवर्क पे आएगी उसको एक आईपी एड्रेस मिलेगा, और ये आईपी एड्रेस ज़्यादातर आप ये समझ लीजिए मुख्तलिफ डिवाइसेस देते हैं जिसमें सर्वर्स भी हैं और आपके राउटर्स वगैरह भी हैं। तो नेटवर्क के ऊपर जो पैकेट जाएगा वो जो राउटर आगे भेजेगा वो अपना एड्रेस लगा देगा, अपना लगा देगा, नेक्स्ट का लगा देगा, तो यूँ एड्रेस चेंज होता रहेगा। जिसने भेजा उसका एड्रेस तो कहीं रह गया, वो तो जिस राउटर ने भेजा उसने अपने पास रख लिया कि जब पैकेट वापस आएगा ये वाला पैकेट मैं इसको दे दूंगा। तो यूं आप कह सकते हैं कि दो काम हो रहे हैं बेसिकली इस लेयर के ऊपर। एक, लॉजिकल एड्रेस जो है वो मिल रहे हैं, हर राउटर एक एड्रेस यानी आईपी एड्रेस को चेंज करता जा रहा है, और एक पैकेट को वो राउट करता जा रहा है कि इस पैकेट ने अगर जीमेल तक जाना है, यूट्यूब तक जाना है, तो ये बेसिकली पहले यहाँ से लाहौर जाएगा, फिर वहाँ से कराची जाएगा, फिर वहाँ से मिडिल ईस्ट जाएगा, एंड देन उसके बाद फिर हो सकता है सिंगापुर जाए, राउट करे, और इसी तरह वापस आएगा ये पैकेट। सो दिस इज राउटिंग कि पैकेट ने किस डायरेक्शन में जाना है डेस्टिनेशन तक, और दरमियान में एड्रेसेस जो है वो थोड़े बहुत चेंज होते जा रहे हैं। तो ये दोनों काम करती हैं हमारी नेटवर्क लेयर, यानी एक तो वो लॉजिकल एड्रेसेस भी असाइन करती है और दूसरी हमारे पैकेट्स को फॉरवर्ड भी करती है इन दी डायरेक्शन ऑफ आवर डेस्टिनेशन। 25 and the OSI model, which layer responsible for source to destination delivery of the entire message। ठीक है, एक पैकेट हम नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं इंटायर मैसेज। इस इंटायर के ऊपर जरा फोकस कीजिएगा, मैंने बार बार कहा है एक पैकेट तो हो सकता है हमारा नेटवर्क लेयर भी है, दे रही है, लेकिन जरा सोचिएगा एक बड़ा सा मैसेज है, उस बड़े से मैसेज को फिर आप क्या करते हैं भला, छोटे छोटे डिफरेंट जो है ना वो मैसेजेस या पैकेट्स उनमें आप डिवाइड कर लेते हैं। यूँ आप कह सकते हैं कि एक बड़ा सा जो पैकेट था, बड़ा सा जो मैसेज था, उसको आपने छोटे-छोटे पैकेट्स में डिवाइड कर लिया है। लेकिन जब ये सारे पैकेट्स डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे तो फिर इनको दोबारा उसी तरतीब से रखा जाना चाहिए ना, ताकि ये बड़ा सा मैसेज वापस दोबारा बन जाए। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आपने एक बड़ी सी फाइल डाउनलोड करनी है तो छोटी-छोटी फाइलें आपको मिल रही हैं, उनके पीसेस मिल रहे हैं, और उसके बाद फिर आपका कंप्यूटर क्या करता है, उनको रीअसेंबल करता है ताकि वो बड़ी फाइल आपको एज इट इज मिल जाए। तो ये सारा प्रोसेस कि एक एंटायर मैसेज डेस्टिनेशन पे पहुंचे और छोटे-छोटे पीसेस जो है वो उसके अंदर दोबारा लगे, रीअसेंबल हो, तो ये किसकी जिम्मेदारी है, हमारी ट्रांसपोर्ट लेयर की। ठीक है, ये ट्रांसपोर्ट लेयर की जिम्मेदारी है। इससे पहले हमने बात की थी ना अभी एंड टू एंड डिलीवरी। आप ये भी याद रख लीजिएगा कि एंड टू एंड डिलीवरी या सोर्स टू डेस्टिनेशन जो है ना वो डिलीवरी तकरीबन कुछ मिलती जुलती चीजें हैं, और वो कौन इंश्योर करता है, हमारी ट्रांसपोर्ट लेयर। 26 है, इन द OSI मॉडल विच लेयर इज कंसर्न्ड विद द सिंटैक्स एंड सिमेंटिक्स। ठीक है ना, ये दो चीजें हैं, मिलती जुलती हैं, कुछ थोड़ा सा फर्क है बुनियादी, लेकिन एक ही चीजें हैं। तो वो कौन सी लेयर्स हैं जो ये काम करती हैं कि जो मैसेज जाएगा या जो इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज हो रही है सेंडर और रिसीवर के दरमियान, उसका सिंटैक्स भी सेम रहना चाहिए और सिमेंटिक्स भी सेम रहनी चाहिए। सिंटैक्स और सिमेंटिक्स से मुराद ये है इन द टर्म्स ऑफ नेटवर्किंग प्रोटोकॉल्स, मैसेज फॉर्मेट्स, रिप्रेजेंटेशन, सिग्नल, ट्रांसमिशन, ये सारी चीजें इनसे मुराद है। एक्चुअल मैसेज किस तरह लिखा गया, उसकी फॉर्मेटिंग क्या है, वो बात की बात है, वो एप्लीकेशन लेयर ने जो सॉफ्टवेयर चल रहा होगा उसका काम है, वो यहाँ पे डील नहीं हो रही। तो सिंटैक्स और सिमेंटिक्स कौन डील करता है, हमारी प्रेजेंटेशन लेयर। देखे ना, प्रेजेंटेशन, डेटे को कैसे प्रेजेंट करना है। तो प्रेजेंटेशन से मुराद ये है कि आगे जब देना है बाकी लेयर्स को, यानी एप्लीकेशन लेयर ने यहाँ डेटा दे दिया, सॉफ्टवेयर ने प्रेजेंटेशन लेयर को दे दिया, और प्रेजेंटेशन ने बेसिकली फिर आगे देना है, और यूं आगे डेटा नीचे आता आता यहाँ तक आएगा, और यहाँ से फिर यह मीडियम के ऊपर ट्रांसमिट होना शुरू हो जाएगा। ये तरतीब होती है।
तो सिंटैक्स और सिमेंटिक किसी भी डेटे के जो इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज हो रही है सेंडर और रिसीवर के दरमियान, उसकी जिम्मेदारी किसकी है? हमारी प्रेजेंटेशन लेयर की। तो उसने इंश्योर करना है कि हमारे सिंटैक्स, स्टैंडर्ड्स, प्रोटोकॉल, मैसेज की प्रेजेंटेशन और इस तरह की सारी चीजें वो क्या होनी चाहिए? ठीक होनी चाहिए। 27 है इन द ओएसआई मॉडल अगेन, व्हिच फंक्शन डज द प्रेजेंटेशन लेयर परफॉर्म। यानी अब हमें देखना है कि हमारी जो प्रेजेंटेशन लेयर है वो बेसिकली क्या कर रही है। प्रेजेंटेशन से जरा थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं। प्रेजेंटेशन, ठीक है, डेटा कैसे प्रेजेंट किया जाएगा। अभी हम बात कर रहे थे ना सिंटैक्स सिमेंटिक वगैरह की भी। डेटा कैसे प्रेजेंट किया जाएगा, डेटे को ट्रांसलेट भी करना है किसी एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में, मुमकिन ऐसा करना पड़े। ये भी मुमकिन है हमारे नेटवर्क के इक्विपमेंट से डिवाइसेस या सॉफ्टवेयर इनक्रिप्शन यूज करते हैं। आप में से ज्यादातर लोगों को पता होगा इनक्रिप्शन क्या है। मुख्तसर मैं बता देता हूँ अगर कुछ लोगों को नहीं भी पता। इनक्रिप्शन ये है कि मैंने अगर आपको एक मैसेज भेजना है, मैं सेंडर हूँ, आप रिसीवर हैं, तो मेरा सॉफ्टवेयर उस मैसेज को अस्सलाम वालेकुम को कुछ कोड वर्ड्स में तब्दील कर देता है और वो कोड वर्ड सिर्फ आपको भेजे जाते हैं। अगर दरमियान में कोई एक हैकर उस मैसेज को रीड कर लेता है और उसकी कॉपी भी बना लेता है, तो जब वो उसको ओपन करेगा तो वो अजीब से कोड होंगे 019 एट द रेट समथिंग, तो वो उसके लिए मीनिंगलेस होगा। उसको बिल्कुल नहीं पता चलेगा ये क्या है, क्योंकि मेरे सॉफ्टवेयर ने मेरे एक्चुअल मैसेज को इनक्रिप्ट किया है और उसकी एक कॉपी आप समझ लीजिए आसानी के लिए, ना टेक्निकली बट आप आसानी के लिए समझ लीजिए, उसी सॉफ्टवेयर की एक कॉपी आपके पास भी पड़ी हुई है। और जब मेरा मैसेज उसी सॉफ्टवेयर से इनक्रिप्ट हुआ है या कोड्स में तब्दील हुआ है, जब वो कोड्स आपके सॉफ्टवेयर के पास आएंगे, उसी एल्गोरिदम के तहत वो उसको क्या कर लेगा? बैक ट्रैक कर लेगा और उसको दोबारा एक्चुअल मैसेज में कन्वर्ट कर लेगा। तो यूं आपके सॉफ्टवेयर के पास जब मैसेज डिस्प्ले होगा वो एक्चुअल फॉर्मेट में होगा जिससे मैंने भेजा है। तो यूं सेंडर और रिसीवर जो है वो सही मैसेज ले लेते हैं। दरमियान में अगर मैसेज कॉम्प्रोमाइज होता है तो उस सूरत में उस मैसेज के साथ कुछ भी नहीं किया जा सकता। तो ये क्या इनक्रिप्शन है, ये भी प्रेजेंटेशन लेयर का काम है। और उसके बाद एक डेटा बहुत बड़ा है नेटवर्क के ऊपर, उसको अच्छी खासी बैंडविड्थ और टाइम चाहिए, तो हमारे मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर हैं वो क्या करते हैं, डेटे को कंप्रेस कर देते हैं। आपने अगर डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा हो और आपने हफमैन कोडिंग पढ़ी होगी, वहां आपने देखा होगा कि कैसे एक बड़ा डेटा जो है, यानी अगर 100 बाइट्स जानी है तो कैसे कंप्रेस करके उनको 40 या 50 बाइट्स में कन्वर्ट किया जाता है। तो ये क्या है? कंप्रेशन है। तो ट्रांसलेशन हो, डेटे की इंक्रिप्शन हो या कंप्रेशन हो, ये किस लेयर का काम है? हमारी प्रेजेंटेशन लेयर का। तो हम कह सकते हैं दूसरे लफ्जों में कि प्रेजेंटेशन लेयर ये तीनों काम परफॉर्म करती है, यानी ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शंस। क्वेश्चन नंबर 28 है डैश लेयर प्रोवाइड्स यूजर इंटरफेस एंड सपोर्ट फॉर द सर्विसेज सच एज ईमेल, फाइल ट्रांसफर या फाइल एक्सेस और ट्रांसफर, डेटाबेसेस एंड अदर सर्विसेज। ठीक है, यानी अब बात आ गई यूजर के ऊपर। अब क्विकली मेरा ख्याल है आपको समझ आना चाहिए कि जो एंड एप्लीकेशन है और स्पेशली ये यूजर साहब हैं, इनको जो लेयर सपोर्ट कर रही होगी वो कहाँ पे होगी भला? जी बिल्कुल, आप में से जो लोग कह रहे हैं जी टॉप वाली लेयर, बिल्कुल ऐसी ही है। यूजर कहीं टॉप पे होगा ना, हमने दरमियान में यूजर को स्टफ तो नहीं करना ना, यूजर बेचारा लेयर्स के दरमियान कहीं फंसा दिया हम। तो यूजर क्या कर रहा है? अपनी एप्लीकेशन यूज कर रहा है। मैं और आप क्या यूज करते हैं? वेब ब्राउजर, गूगल क्रोम। तो हमारा जो गूगल क्रोम होता है ना, ये समझ लीजिए दिस इज ऑन द टॉप ऑफ एप्लीकेशन लेयर। हमारा जो गूगल क्रोम है वो एप्लीकेशन लेयर से कोऑर्डिनेट करेगा या कम्युनिकेट करेगा। सो वी आर यूजिंग आवर वेब ब्राउजर और क्रोम, और ऑन द अदर साइड हम ये कह सकते हैं कि हम यूजर और हमारी एप्लीकेशन, ईमेल, आउटलुक आप यूज करते हैं, वो और भी बहुत सारी एप्लीकेशंस हो सकती हैं, वो क्या करती हैं? कोऑर्डिनेट करती हैं डायरेक्टली एप्लीकेशन लेयर के साथ। और यहाँ से फिर जैसे मैंने पहले बताया कि हर लेयर के साथ नीचे डेटा जो है वो फॉर्मेट, उसका एक्सचेंज, ट्रांसफर, इनकैप्सुलेशन, बहुत सारी और चीजें हो रही होती हैं। तो नीचे आता रहता है अनटिल के वो फिजिकल लेयर तक आ जाता है और उसके बाद फिर वो भेजना शुरू किया जाता है या फिर भेजा जाता है मीडियम के ऊपर या केबल्स या वायर्स के ऊपर। तो दिस इज आर एप्लीकेशन लेयर जो कि यूजर के कोऑर्डिनेशन में होती है, या यूजर उसे कोऑर्डिनेट करता है। 29 है एनालॉग रेफर्स टू समथिंग दैट इज डैश, वेयर इज डिजिटल रेफर्स टू समथिंग दैट इज डैश। असल में तो ये डेफिनेशन पूछी हुई है कि कोई एक कैरेक्टरिस्टिक्स है एनालॉग सिग्नल्स की और इसी तरह एक कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारे डिजिटल सिग्नल्स की। तो हमें पूछा गया है कि या हमें बताना है कि बेसिकली एनालॉग किस तरह के होते हैं और डिजिटल किस तरह के होते हैं। तो ये देखिएगा, हमें पता है बाय डेफिनेशन हमारे जो एनालॉग सिग्नल्स होते हैं वो क्या होते हैं? कॉन्टिन्यूस। ये देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक ये चीज क्या आ रही है? कॉन्टिन्यूटी में आ रही है। सही है, अगर हम इसको फॉलो करते जाएं, ठीक है। सो दिस इज समथिंग लाइक ना कॉन्टिन्यूएशन। तो हमारे एनालॉग सिग्नल्स क्या होते हैं? कॉन्टिन्यूस। इसका मतलब है ये ऑप्शन लग रही है पहले ठीक। जबकि डिजिटल क्या होते हैं हमारे? ये देख लीजिए डिस्क्रीट। डिस्क्रीट से मुराद होती है एक डेफिनेट वैल्यू,
इस वक्त मैं यहाँ से बात करूँ इतने सिग्नल की तो ये क्या है बोला 1। इसको मैं इस सिग्नल की बात करूँ तो ये क्या है 0 है, ये 0 है। इसकी बात करूँ तो 0, इस सिग्नल की बात करूँ तो ये क्या है 1 है। तो देखिए एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम एक सिग्नल की एक वैल्यू है, इसलिए हम किनको कहते हैं डिस्क्रीट, डेफिनेट, एक वैल्यू। तो इसका मतलब ये है कि हमारी पहली ऑप्शन ठीक लग रही है कि एनालॉग हमारी क्या है कॉन्टिन्यूस है, डिजिटल हमारी क्या है डिस्क्रीट है। क्वेश्चन नंबर 30 है बाइपोलर यूजेस डैश वोल्टेज लेवल्स। तो आपने पढ़ा होगा डिजिटल टू डिजिटल जो कन्वर्जन है उसमें 3-4 जो स्कीम्स हैं उसमें एक बाइपोलर भी है। और बाइपोलर जो है अगर आपको याद हो तो वो 3 लेवल यूज करती है वोल्टेज के। ठीक है, कैसे अभी हम देखने की कोशिश करते हैं। ये देखिए 0 के लिए एक वोल्टेज लेवल यूज हुआ, फिर 1 के लिए दूसरा हुआ, यहाँ तक 0 के लिए फिर वही सेम यूज हो गया, और यहाँ इस 1 के लिए देखिए इन्वर्जन हुई है, यानी सिग्नल 1 होना चाहिए था लेकिन इन्वर्ट हुआ हुआ है, वो -1 हुआ हुआ है। तो यूं अगर आप देखिए 1, 2 और ये 3, तो बाइपोलर हम कह सकते हैं कि 3 लेवल्स यूज करती है या वोल्टेज के 3 लेवल यूज करती है। 31 है a technique called dash direct, ये बेसिकली यहाँ पे n होना चाहिए, टाइपो है, एनीवेज, that an aperiodic signal can be decomposed into an infinite number of periodic signals। तो आपने पढ़ा होगा शायद ये कोई ट्रांसफॉर्मेशन है जिसमें कहा जाता है कि हमारे पास अगर एक aperiodic सिग्नल हो उसको हम डिकम्पोज कर दें तो हमारे पास लामहदूद इन्फिनिट नंबर ऑफ पीरियोडिक सिग्नल्स बनते हैं, और ये है फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन या फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो सी ऑप्शन है यहाँ पे। 32 है a sine wave has a frequency of 6 hertz, what is the period। यानी 6 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है और टाइम पीरियड या पीरियड निकालना है। तो हमें पता है ये दोनों आपस में एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं, यानी टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1 ओवर फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 ओवर टाइम पीरियड। तो हमें चूंकि फ्रीक्वेंसी गिवन है, टाइम पीरियड निकालना है, तो इसलिए हम क्या करेंगे 1 ओवर फ्रीक्वेंसी यानी 1 ओवर 6 लेंगे और वो क्या बनेगी 0.17 सेकंड्स। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो डी ऑप्शन करेक्ट है। 33 है द सैम्पलिंग रेट मस्ट बी एटलीस्ट ट्वाइस द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, व्हाट इज द फिनोमेना कॉल्ड। ये कोई पॉलिसी है, कोई रूल है, कोई लॉ है, कुछ इस तरह की चीज है, अगर आपको याद हो। जी, आप में से जो लोग कह रहे हैं नाइक्विस्ट है वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, उसने ये कहा था ना। तो आपके पास जितनी भी फ्रीक्वेंसीज आ रही हैं जो उसमें हाईएस्ट है उसको आप क्या करेंगे ट्वाइस, और उतना आप क्या ले लेंगे सैंपल रेट ले लेंगे। सैंपल रेट मस्ट बी एटलीस्ट ट्वाइस द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी अगर आपकी 10 आती है मिसाल के तौर पे, उसका 2 टाइम्स कितना होगा 20, तो आपको जो सैम्पलिंग रेट होगा वो 20 होना चाहिए। ये किसने कहा था, नाइक्विस्ट ने, ये उसका थ्योरम है। 34 है व्हाट इज द बिट रेट। बिट रेट की डेफिनेशन है वो आपने पढ़ी होगी, क्विकली जरा देख लेते हैं। तो हमारे पास बिट रेट की डेफिनेशन ये है, जो सैम्पलिंग रेट आ रही है उसको आप नंबर ऑफ बिट्स पे डिवाइड करते हैं, उस सैम्पलिंग रेट में नंबर ऑफ बिट्स कितने यूज हो रहे हैं डिवाइड बाय जितना सैंपल आपने लिया हुआ है। और ये अगर आप देखें तो आपकी ऑप्शन जो फर्स्ट है वो करेक्ट है, यानी सैम्पलिंग रेट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ बिट्स डिवाइडेड बाय सैंपल। 35 है which mechanism can be used while converting digital data into analog signal। यानी आपके पास डिजिटल डेटा है, आपने क्या करना है उसको एनालॉग में कन्वर्ट करना है। तो आप कौन सा प्रोसेस यूज करेंगे, क्या ASK या एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग यूज करेंगे, या फ्रीक्वेंसी करेंगे, या फिर फेज करेंगे। तो अगर आप देखें पहले एक क्वेश्चन में भी हमने देखा ये तीनों किसके एस्पेक्ट हैं, एक वेव के, और वेव किससे एसोसिएटेड है या उसका ताल्लुक किससे है एनालॉग सिग्नल से, क्योंकि एनालॉग के अंदर ही वेव आएगी ना। उसका मतलब ये है कि हम कह सकते हैं कि अगर एक डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करना हो तो हम ये सारे तरीके यूज कर सकते हैं, यानी एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी और फेज शिफ्टिंग। ASK, FSK या PSK, ये तीनों में से कोई भी एक यूज किया जा सकता है। 36 है बॉड रेट इज डिफाइंड एज। तो बॉड रेट आपको पता है कि किसी एक यूनिट टाइम में या किसी एक सेकंड में जितने सिग्नल यूनिट्स या सिंबल्स आप ट्रांसफर कर रहे हैं वो कहलाती है आपकी बॉड रेट। ठीक है, तो यूँ आप देखें तो सेकंड ऑप्शन है आपकी इस क्वेश्चन में, बिट्स आप नहीं यूज करते, बॉड रेट का बिट्स के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है डायरेक्टली। ऑल्दो के बॉड रेट और बिट रेट को जब आप एसोसिएट करते हैं तो वहां बिट्स आती हैं या बिट्स उस वक्त हम देखते हैं, लेकिन डायरेक्टली बॉड रेट जो है वो सिग्नल यूनिट्स या सिंबल्स के साथ काम करता है।
और वोल्टेज वेरिएंस वगैरह ये भी उसके साथ नहीं है। तो डेफिनेशन भी अगर आप देखें तो यही डेफिनेशन लिखी हुई है कि नंबर ऑफ सिग्नल यूनिट्स और सिंबल्स जो कि आप 1 सेकंड में ट्रांसमिट करते हैं या ट्रांसफर करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं, कुछ भी कह लीजिए, ओवर ए कम्युनिकेशन मीडियम या चैनल। 36 है, बिट रेट इज ऑलवेज डैश देन बॉड रेट। यानी बिट रेट और बॉड रेट का कुछ फर्क है, कोई रिलेशनशिप है, हमें बताना है कि वो रिलेशनशिप क्या है। क्या बिट रेट उससे छोटा है, बराबर है, बड़ा है या क्या है? देखिए, उससे पहले एक जनरल चीज समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास क्या होता है, ये दोनों बराबर हो सकते हैं। बिट रेट और बॉड रेट दोनों बराबर हो सकते हैं जब आपका एक सिंबल चाहिए एक बिट को रिप्रेजेंट करने के लिए। ये सिंबल किसके साथ रिलेट करना है हमने? बॉड रेट के साथ। और ये बिट का किससे ताल्लुक है? बिट रेट के साथ। इसका मतलब ये है कि अगर 10 बिट रेट है, 10 बीपीएस है, और एक बिट को रिप्रेजेंट करने के लिए एक सिग्नल चाहिए, तो 10 बिट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए कितने सिग्नल चाहिए हुए? 10। इस सूरत में हम कह सकते हैं कि ये क्या है, दोनों बराबर हैं। दूसरी सूरत क्या हो सकती है कि हमारे पास बिट रेट जो है वो ज्यादा है, बॉड रेट जो है वो कम है। इसका मतलब ये होगा कि आपके पास 2 बिट्स हैं और आप एक सिग्नल यूज कर लेते हैं, तो 10 के लिए कितनी चाहिए? यहाँ पे 10 और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 5। तो इसका मतलब यह है कि बॉड रेट 5 आया, बिट रेट 10 आई। तो इसका मतलब ये होगा कि बिट रेट ज्यादा हो गया, बॉड रेट कम हो गया। यानी यहाँ से नजर आ रहा है कि बिट रेट तुम्हारा 10 है, और जबकि 2 सिग्नल एक बिट को लिख सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, ट्रांसमिट कर सकते हैं, तो बॉड कम चाहिए होंगे, सिग्नल कम चाहिए होंगे ना। तो इसका मतलब है कि 5 सिग्नल चाहिए पर सेकंड, जबकि 10 बिट्स पर सेकंड ट्रांसफर करनी है हमने। तो ये क्या हो गया? बिट रेट ज्यादा हो गया, बॉड रेट कम हो गया। तो ये दो तो अलाउड होते हैं और ये दो मुमकिन भी होते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि एक बिट के लिए ज्यादा बॉड चाहिए हो, ये मुमकिन नहीं है। दिस इज नॉट पॉसिबल। यानी एक बिट को भेजने के लिए आपको 2 सिग्नल चाहिए हो, ऐसा नहीं हो सकता। एक बिट को भेजने के लिए या एक सिग्नल चाहिए या आधा सिग्नल चाहिए। एक बिट को भेजने के लिए ज्यादा सिग्नल नहीं लग सकते। इसलिए आप कह सकते हैं कि बॉड रेट जो है वो बिट रेट से कभी ज्यादा नहीं हो सकता। तो ये सूरत जो है ना, ये कंडीशन, ये मुमकिन नहीं है। दिस इज नॉट पॉसिबल। तो बराबर हो सकता है बिट रेट, और बिट रेट बॉड रेट से ज्यादा हो सकता है। ठीक है, तो ये ग्रेटर देन और इक्वल टू, दिस इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, थोड़ा सा ट्रिकी है ये, इसको पास कीजिएगा या दोबारा देख लीजिएगा। मैं ये कह सकता हूँ, मैंने कोशिश तो की है इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने की, लेकिन थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है शुरू में शायद। तो आप कोशिश करें कि एक रफ पेज ले लीजिए और लेफ्ट साइड पे आप बिट रेट रखिए, राइट साइड पे बॉड रेट रखिए, और यहाँ पे लिखिए कि 10 बिट्स आपने भेजनी है, और राइट साइड पे आप लिखिए कि जी आपको एक बिट को भेजने के लिए एक सिग्नल चाहिए। बॉड मतलब सिग्नल। तो अब 10 बिट्स के लिए 10 सिग्नल चाहिए होंगे, तो ये पहला केस हो गया बराबर। दूसरी बार आप क्या लिखेंगे कि 2 बिट्स अगर भेजनी हो तो एक सिग्नल लगता है, तो यूं 10 बिट्स जाएंगे, यहां से कितने सिग्नल लगेंगे? राइट साइड से 5। 10 बिट्स और बार्ड्स कितने बने? 5। तो आप ये कह सकते हैं कि इस सूरत में बार्ड्स रेट कम है, बिट रेट ज्यादा है। ये हमारा सेकंड केस है। थर्ड में हमने कहा कि एक बिट को भेजने के लिए 2 सिग्नल लगें या 3 लगें। दूसरे लफ्जों में 10 बिट्स को भेजने के लिए 30 सिग्नल चाहिए हो, ऐसा मुमकिन नहीं है। हम एक बिट को ज्यादा से ज्यादा एक सिग्नल के साथ भेज सकते हैं। एक बिट को 2 सिग्नल के साथ नहीं भेजा जा सकता। यानी 10 बिट्स को 20 बार्ड्स के साथ रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता। इसलिए जो थर्ड ऑप्शन हमारी है, या जो थर्ड केस है, वो मुमकिन नहीं होगा। हम कह सकते हैं, इसको 1-2 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, मुझे उम्मीद है कि इसकी आपको समझ आ जाएगी। मैंने 12 कोशिश की है इसको थोड़ा आसान करने की। मैं किस हद तक कामयाब हो सका हूँ ये तो आप ही बता सकती हैं। बट लेकिन जब तक आप इसको 2-3 दफा करेंगे नहीं, आपको समझ नहीं आएगा, और जब ये समझ आ जाएगा तो आपको बहुत आसान लगेगा। 37 है जी, इन एनालॉग ट्रांसमिशन द सेंडिंग डिवाइस प्रोड्यूस अ हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल दैट एक्ट्स एज अ बेसिस फॉर द इंफॉर्मेशन सिग्नल कॉल्ड। इससे पहले भी हमने एक क्वेश्चन में देखा है कि आपके पास एक सिग्नल वो होता है जिसने ट्रैवल होना होता है, यानी जिसको हम कह सकते हैं कि ये हमारा क्या मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है। एक्चुअल सिग्नल ये है। एक हमने कहा, अभी हमने क्वेश्चन की स्टेटमेंट से इसको रिलेट करने की कोशिश करते हैं कि एक जो सेंडिंग डिवाइस है वो कोई सिग्नल प्रोड्यूस कर रहा है, और ये क्या है? हाई फ्रीक्वेंसी है। ये वो सिग्नल है जो सेंडिंग डिवाइस प्रोड्यूस कर रहा है। और ये जो सिग्नल है ऑरेंज कलर का, इसने इसके ऊपर बैठ के जाना है, जिसको हमने कहा था ये एक तरह की क्या है? व्हीकल है। आप नीचे देख भी सकते हैं, रिजल्ट ये बनेगा। तो ये क्या कहलाता है? हमारा कैरियर फ्रीक्वेंसी, कैरियर सिग्नल या
कैरियर फ्रीक्वेंसी। 38 है, इन डैश द स्ट्रेंथ ऑफ ए कैरियर सिग्नल इज वेरीड टू रिप्रेजेंट बाइनरी 1 और 0। अच्छा, अभी हम इसी की बात कर रहे हैं कि कैरियर सिग्नल की वो कह रहे हैं कि स्ट्रेंथ जो है किस तरह से वेरी कर सकते हैं हम कि हम 1 और 0 को रिप्रेजेंट कर सकें। अभी हमने देखा ना, कैरियर सिग्नल हम प्रोड्यूस करते हैं, एक्चुअली हमारा सेंडिंग डिवाइस प्रोड्यूस करता है और एक्चुअल सिग्नल उसके ऊपर ट्रैवल करता है। अभी वो कह रहे हैं इसकी स्ट्रेंथ को हम वेरी करते हैं और हम 1 और 0 जो है इसको भेज सकते हैं। ये काम हम किस में करते हैं भला? ध्यान से देखिएगा, हमने कहा था कि यहाँ से लेकर यहाँ तक एक वेव की जो लेंथ है या हाइट कह लीजिए आप, ये क्या चीज है? एम्पलीट्यूड है। एम्पलीट्यूड की ये डेफिनेशन होती है ना। तो अब ये देखें जरा कि हमने 1 को रिप्रेजेंट करना है तो हमने एम्पलीट्यूड कितना लिया हुआ है यहाँ तक, और आगे 0 रिप्रेजेंट करना है तो हमने एम्पलीट्यूड कितना लिया हुआ है? उससे छोटा। इसका मतलब ये है कि 1 को फिर क्या करेंगे, जब रिप्रेजेंट करना होगा तो एम्पलीट्यूड बड़ा ले लेंगे और 0 को रिप्रेजेंट करना होगा तो एम्पलीट्यूड छोटा ले लेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं? एम्पलीट्यूड को वेरी कर रहे हैं, एम्पलीट्यूड को तब्दील कर रहे हैं। किसको रिप्रेजेंट करने के लिए? 1 को और 0 को। तो ये हमारा क्या बना? ASK। 39 है, इन दी फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग यानी FSK। अभी हम ASK पढ़ रहे थे तो वो कह रहे हैं जी FSK के अंदर द डैश इज वेरिड टू रिप्रेजेंट वंस आर जीरोस। अब FSK के केस में आपने क्या चीज वेरी करनी है वो बताइए, ताकि आप 0 और 1 को रिप्रेजेंट कर सकें। बहुत सिंपल और सिमिलर सा कॉन्सेप्ट है। वहां हमने क्या किया था? एम्पलीट्यूड वेरी किया था, क्योंकि वो क्या था? ASK था। यहाँ क्या है? FSK है, यानी फ्रीक्वेंसी को हम वेरी करेंगे, जहरी बात है। अच्छा, फ्रीक्वेंसी क्या होती है? 1 सेकंड में कितने वेव्स आए हैं, ये क्या फ्रीक्वेंसी है? ध्यान से देखिएगा, ये 1 को रिप्रेजेंट करना है आपने, और इसमें ये देखिए जरा आपके पास कितने सिग्नल आए हुए हैं, 1 और ये 2। इसका मतलब ये है, आसानी के लिए मैं कह रहा हूं, आपकी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे 2 है। आपने कहा जी आपने 1 को रिप्रेजेंट करना है तो फ्रीक्वेंसी कितनी रख लीजिए? 2। आगे देखिए 0 को रिप्रेजेंट करना है अपने यहाँ से लेकर यहाँ तक, इतने एरिया तक। और इसमें अगर आप देखें 1 2 3 और 4, इसका मतलब ये है आपने ये डिसाइड कर लिया या आपके डिवाइस ने कि जब 0 ने जाना है तो मैंने कितनी वेव्स डाली हैं? 4। आगे देखिए फिर 0 यहाँ पे जा रहा है तो कितनी वेव्स यहाँ से यहाँ तक डली हुई हैं? 4। आगे फिर 1 ने जाना है तो कितनी वेव्स डली हुई हैं 1 सेकंड के अंदर? 2। तो ये आप देख रहे हैं 1 जब भी जाएगा 2 वेव्स होंगी, 0 जब भी जाएगा 4 वेव्स होंगी। तो नंबर ऑफ वेव्स पर सेकंड हम चेंज करते जा रहे हैं, यानी क्या कर रहे हैं हम? वेरी कर रहे हैं। और नंबर ऑफ वेव्स को भी हमने क्या कहा? ये क्या है? फ्रीक्वेंसी। तो इसका मतलब ये है FSK में हम क्या कर रहे हैं? एक्चुअली फ्रीक्वेंसी को तब्दील करते जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, व्हाट कंप्राइजेज और कंप्राइज डेटा कम्युनिकेशन। ये डेटा कम्युनिकेशन की जो एक टर्म है हमारे पास, वो एक या ज्यादा चीजों के ऊपर मुश्तमिल हो सकती है, कंप्राइज या फिर कंप्राइजेस। ठीक है, अगर तो ज्यादा तो कंप्राइज, वरना हो सकता है एक हो तो खाली कंप्राइजेस हो जाएगा। तो बताना है यहाँ पे डेटा कम्युनिकेशन में कितनी चीजें इन्वॉल्व होती हैं। हमने कहा बेसिक डेफिनेशन है, बहुत बेसिक, कि डेटा कम्युनिकेशन में ये एक एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन है। और चूंकि हम डिजिटल कम्युनिकेशन की जब बात करते हैं तो इसलिए हम कहते हैं कि ये क्या है? जीरोज और वंस है, एक्सचेंज ऑफ जीरोज और वंस। ये तो इसका मतलब है कि इसका फिनोमेना है, इसका एट्रीब्यूट है, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये इसका फीचर है डेटा कम्युनिकेशन का। सेकंड देखते हैं, बिटवीन 2 और मोर डिवाइसेस, जो आमतौर पे हमने कहा फिर डिजिटल कम्युनिकेशन यूज करेंगे तो कंप्यूटर्स या टर्मिनल या नोड्स लेंगे। तो ये भी इसका एस्पेक्ट है कि हम 2 या 2 से ज्यादा डिवाइसेस या कंप्यूटर्स या नोड्स को यूज करते हैं कि वो आपस में एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन करते हैं इन द फॉर्म ऑफ जीरोस एंड वंस। नंबर 3 पे क्या लिखा हुआ है? यूजिंग सम कम्युनिकेशन मीडियम। जाहिर बात है, कोई केबल, कोई सिग्नल, कोई फ्रीक्वेंसी यूज करेंगे वायरलेस के केस में। सो वी कैन से कि जी सारे ये जो फीचर्स हैं, एस्पेक्ट हैं, ये वाकई कंप्राइज करते हैं ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन टू डेटा कम्युनिकेशन। और कुछ हमारा क्वेश्चन नंबर 41 है, डैश फैक्टर्स अफेक्ट द डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम। कोई एक फैक्टर हो सकता है या ज्यादा हो सकते हैं जो कि डेटा कम्युनिकेशन के प्रोसेस को इफेक्ट कर सकते हैं या करते हैं। तो जरा देखने की कोशिश करते हैं क्विकली, क्या डिलीवरी डेटा कम्युनिकेशन को इफेक्ट करती है? यानी एक मैसेज सुबह भेजा है, शाम को मिल जाए कोई बात नहीं, या आप एक ईमेल करें, ईमेल 4-5 बजे मिल जाए आपको बॉस को, कोई मसला नहीं है। मसला है, आप कहेंगे जी बहुत बड़ा मसला है, ईमेल नहीं आएगी तो पता नहीं छुट्टी हो रही, खुदा ना खास्ता मेरी, अल्लाह ना करे आपकी छुट्टी हो। तो डिलीवरी जो है इट्स वेरी वेरी क्रिटिकल।
ठीक है, ये नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि आप मैसेज करके भूल जाएं और आप कहें कि कभी तो शायद आपको मिल ही जाएगा, कल मिल जाएगा, कोई मसला नहीं, परसों मिल जाएगा। नहीं, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और दिस डायरेक्टली इम्पैक्ट दी डेटा कम्युनिकेशन एक्यूरेसी। क्या ये इंपॉर्टेंट है डेटा कम्युनिकेशन में? यानी एक कस्टमर ने आपको इनवॉइस भेजी, वो 4 लाख की थी, कोई बात नहीं, 40 लाख हो गया। आपने एक ईमेल भेजी, डेट कुछ और लिखनी थी, आपने पुरानी लिख दी, कुछ इससे मसला हो जाएगा? आप कहेंगे जी बहुत मसले हो जाएंगे। इसका मतलब ये है कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, ठीक है, एक्यूरेसी भी बहुत जरूरी है, टाइमलीनेस अगेन, ठीक है जी, ये भी बहुत जरूरी है। इसका मतलब ये है कि ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि डेटा कम्युनिकेशन को इफेक्ट करते हैं। इसका मतलब ये होगा कि कम्युनिकेशन उस वक्त ही हो सकती है ना जब मेरा मैसेज आप तक पहुंच जाए, और दूसरी बात वो बिल्कुल ठीक ठीक पहुंच जाए, और तीसरी बात वक्त पे पहुंच जाए। सो ये ऑल एस्पेक्ट हम कह सकते हैं, ये फैक्टर्स हैं जो कि डेटा कम्युनिकेशन को इफेक्ट करती हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, द डेटा ट्रांसमिशन स्पीड ऑफ ट्विस्टेड पेयर केबल इज डैश देन दैट ऑफ फाइबर ऑप्टिक केबल। तो ये तो मेरा ख्याल है बड़ा आसान है कि जो ट्विस्टेड केबल्स हैं हमारे पास, ये ट्विस्टेड पेयर केबल्स हैं, उनकी स्पीड आमतौर पे फाइबर ऑप्टिक से क्या होती है, ज्यादा होती है। आप कहेंगे सर जान दो फाइबर ऑप्टिक की बहुत ज्यादा होती है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, फाइबर ऑप्टिक की जो स्पीड है वो बहुत ज्यादा है, ठीक है। आमतौर पे वो ट्रंक्स में बैकबोन जहाँ पे नेटवर्क्स होते हैं हमारे, वहां कनेक्टेड होती है, क्योंकि उन्होंने हाई बैंडविड्थ हाई स्पीड डेटा कैरी करना होता है। सो ट्विस्टेड पेयर हैज अ लेस स्पीड देन फाइबर ऑप्टिक केबल। क्वेश्चन नंबर 43 है, द डैश इज अ सेट ऑफ रूल्स और एग्रीमेंट्स बिटवीन कम्युनिकेशन डिवाइसेस। ये एक स्टैंडर्ड होते हैं कि कुछ रूल्स हैं, कुछ एग्रीमेंट्स हैं। ऐसा नहीं है कि हर डिवाइस कहे कि मैं तो अपनी मर्जी का डेटा भेजूंगा, मैं तो उर्दू में बात करूंगा, किसी और डिवाइस ने कहा नहीं मैं पंजाबी में बात करूंगा, किसी डॉक्टर ने कह दिया नहीं मैं तो सराइकी च गल करे सा, किसी और हमारे किसी डिवाइस ने कहा कि नहीं मैं तो मरा पश्तो में बात करूंगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। दुनिया भर में यानी डिफरेंट डिवाइसेस हैं, वो सबने किसी न किसी एक जगह पे इकट्ठे होना है, किसी न किसी एक यूनानिमस लैंग्वेज पे एग्री करना है कि हम ये फॉलो करेंगे, ये स्टैंडर्ड होंगे। यानी ऐसा नहीं कि मैं एक पैकेट भेजूंगा वो 400 ग्राम का और दूसरा के नहीं मैं तो 40,000 ग्राम का भी भेज सकता हूँ, तीसरे ने कहा नहीं मैं तो 20,000 ग्राम का भेज सकता हूँ। नहीं, कुछ रूल्स डिसाइड करने पड़ेंगे, जिसको हम कहते हैं ना रूल ऑफ द गेम, ये डिसाइड करने पड़ेंगे पहले। क्या होगा, कैसे होगा, अगर ये सिचुएशन होगी तो क्या करना पड़ेगा, इफ देन, ये इस तरह की सारी चीजें डिसाइड की जाती हैं और की गई हैं। इनको हम कहते हैं, ये क्या है, नेटवर्क डिवाइसेस के या नेटवर्क कम्युनिकेशन के प्रोटोकॉल्स हैं। आम दुनिया में भी हम क्या कहते हैं, फलां काम करने का क्या तरीका कार है आपके यहाँ, क्या प्रोटोकॉल है। यानी आप रिक्वेस्ट कहाँ से जनरेट करेंगे, साइन कौन करेगा, अप्रूव कौन करेगा, वे फॉरवर्ड क्या होगा, ठीक है। ये सारी चीजें क्या होती हैं, प्री डिसाइडेड होती हैं। सिमिलरली फॉर द नेटवर्क कम्युनिकेशन, वो सारे प्रोटोकॉल प्री डिसाइडेड हैं और नए भी आते रहते हैं। तो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इन चीज़ों को इन्फोर्स करती हैं, ठीक है, इम्प्लीमेंट करती हैं। और बाकी डिवाइसेस, इवन मैन्युफैक्चरर्स जो हैं जो इन डिवाइसेस को बनाते हैं, वो भी उन प्रोटोकॉल्स को, उन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं। यही वजह है दुनिया भर में कंप्यूटर्स, डिवाइसेस, मशीन सारे एक दूसरे के साथ इस वक्त हार्मनी में हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं इजीली। वी कैन एक्सचेंज इंफॉर्मेशन एनी टाइम अक्रॉस द ग्लोब। 44 है, अ नोड इज डिफाइंड एज ए डिवाइस अटैच्ड टू अदर नेटवर्क। हम आम तौर पे कह देते हैं कोई एक जो चीज है, कोई डिवाइस है, वो कंप्यूटर, लैपटॉप, राउटर वगैरह, स्विच, कुछ भी हो सकता है, जो नेटवर्क से अटैच है उसको हम कहते हैं ये हमारा एक नोड है। विच आर द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज ए नोड। पूछा गया कि ये मुदर्जा ज़ैल कुछ चीजें दी गई हैं, इनमें से देखिए नोड कौन कौन हो सकता है। हमारा कंप्यूटर भी हो सकता है, हमारा स्विच और राउटर एक नोड हो सकती है, हमारा प्रिंटर भी हो सकता है। यानी वो मशीन जो एक तो नेटवर्क पे लगी हुई है, डेटा सेंड कर सकती है, रिसीव कर सकती है, एक्सचेंज कर सकती है, उसको हम नोड कह सकते हैं। तो हम आसानी के लिए कह सकते हैं कि हमारे पास ये तीनों गिवन ऑप्शंस हैं, चीजें हैं, ये तीनों एक नोड हो सकती हैं। 45, which of the given can be considered as a network criteria considering the data communication। डेटा कम्युनिकेशन को दोबारा ज़हन में लाइए। अब वो कह रहे हैं कुछ क्राइटेरिया हैं, इनको जरा देखिए कि नेटवर्क के अंदर कुछ क्राइटेरिया आपको क्या लगता है कौन से होने चाहिए। क्या परफॉर्मेंस को क्राइटेरिया होना चाहिए? एक नेटवर्क है वो बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, या आप सुबह आए ऑफिस में और आपने जनाब अपनी ईमेल चलाई, वो ईमेल भी नहीं डाउनलोड हो रही, आपने अपना ईआरपी चलाया, एसएपी चलाया, लॉगिन ही नहीं आप हो रहे, तो आप बैठे रहेंगे इत्मीनान से कि कोई बात नहीं, खैर है, कभी ना कभी तो हो जाएगा। आप तो वैसे यही कहेंगे, या हम जैसे लोग यही कहेंगे कोई बात नहीं, ना चले 10 घंटे भी ना चले, लेकिन सारी बात है हमारे काम लेट हो रहा है ना, हो सकता है 6 बजे से लेट बैठना पड़ जाए आपको, मुझे। तो परफॉर्मेंस बहुत ज़रूरी है, एक अच्छा क्राइटेरिया है नेटवर्क का। शायद फॉरमोस्ट यही चीज़ देखी जाती है कि एक नेटवर्क कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कितना रोबस्टली मैं और आप अपना डेटा भेज पा रहे हैं, रिसीव कर पा रहे हैं, ठीक है, नेटवर्क के ऊपर।
तो पहली तो ये चीज़ होगी, पहला क्राइटेरिया तो ये हो गया। रिलायबिलिटी, यानी कितना रिलायबल है। आप किसी आदमी को भेजते हैं कुछ चीज़ लेने के लिए, तो दूसरा बंदा पूछता है आपसे, ये आपका सीनियर, कि साहब आप इनको भेज रहे हैं, आप कहते हैं सर इत्मीनान रखिए, वो मुझे पता है, ठीक है ना, यानी वो बंदा रिलायबल है। तो यानी ये जो हमारा नेटवर्क है, क्या ये रिलायबल है कि नहीं है। यानी आप कहते हैं कि बस अल्लाह ही हाफिज है, मैंने क्लिक तो कर दिया है, लेकिन देखो बार अगर साइट खुल गई तो खुल गई, नहीं तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ। यानी आई एम नॉट श्योर। ऑन द अदर साइड, अगर आप किसी कोलीग या दोस्त के जाते हैं ऑफिस में, वो कहते हैं सर बेफिक्र हैं, 4 ब्राउज़र खोलें, 6 यूट्यूब चलाएँ, कोई मसला ही नहीं है। डाउनलोड करें, इतनी स्पीड आएगी, कंफर्म आपको इतने एमबीपीएस मिलेगी। ठीक है? दिस इज़ रिलायबल अगेन। सिक्योरिटी, थिंक ऑफ एन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, थिंक ऑफ अ बैंक। आजकल क्या होता है, आप लोग भी बहुत कुछ डेटा इस तरह का एक्सचेंज कर रहे होते हैं, वेंडर्स के साथ, अपने कस्टमर्स के साथ, इनवॉइसेस आ रही हैं, जा रही हैं, इवन रेमिटेंस आ रही हैं, इवन चेक्स, और इस तरह के इंस्ट्रूमेंट आप एक्सचेंज कर रहे हैं। तो क्या सिक्योरिटी की एक ज़रूरत है हमें? नेटवर्क का क्राइटेरिया होना चाहिए। लोकल एरिया नेटवर्क की बात करें, क्या कोई बंदा भी बाहर से आए और आपका नेटवर्क जो है वो प्लग करके और सारी चीज़ें देख ले, यहाँ से एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन क्या हो रही है, क्या पासवर्ड्स हैं सर्वर्स के, आईपी एड्रेसेस क्या हैं, स्ट्रक्चर क्या कॉन्फ़िगर है, डीएमजी कहाँ आपने रखी हुई है, कैसे कॉन्फ़िगर की हुई है, आपका एज राउटर क्या है, वीपीएन सेटअप है वो किस तरह से हैं, राउटर्स के अंदर एसीएल वो किस तरह से आपने कॉन्फ़िगर की हुई है, नेट आपने कॉन्फ़िगर कैसे की हुई है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। यकीनन आप चाहेंगे कि ऐसा ना हो। पीपल थिंक ऑफ द सिक्योरिटी मेकिंग देयर एप्लीकेशन सिक्योर, कि अनऑथराइज्ड एक्सेस ना हो जाए, अनऑथराइज्ड कोई बंदा उसको डेटे को कॉम्प्रोमाइज़ ना कर ले, मैनिपुलेशन ना कर सके, ठीक है? एनीवेज, गेटिंग बैक टू द पॉइंट इज कि ये तीनों चारों चीजें जो यहाँ हमने डिस्कस की हैं, परफॉर्मेंस है, रिलायबिलिटी है, सिक्योरिटी है, ये सारे क्या हैं, नेटवर्क के क्राइटेरिया हैं, और ये होने चाहिए, ठीक है? दीज आर कंसिडरेबल फॉर ए कंपनी, फॉर ऑर्गेनाइजेशन। 46 है, एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग ASK इज नॉर्मली इम्प्लीमेंटेड यूजिंग डैश लेवल्स। तो ASK को, यानी एम्पलीट्यूड को जब हम वेरी करते हैं, वो अभी हमने देखा भी था, उसको आमतौर पे 2 तरीकों से या 2 लेवल से इम्प्लीमेंट किया जाता है। एक उसको हम कहते हैं बाइनरी, यानी डबल ओ के जो हमने भी कहा, ऑफ ऑन कीइंग, या फिर बाइनरी कीइंग, एक तो ये हो गया। दूसरा क्या होता है, मल्टी लेवल ASK। इसमें ज़्यादा लेवल्स होते हैं, मल्टी से मुराद ज़्यादा, वहाँ पे आपके पास कितने हैं लेवल, बाइनरी में 2। यहाँ क्या होते हैं, आमतौर पे हम कह सकते हैं M लेवल है, M इज इक्वल टू 10 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, ठीक है? सो वी कैन से कि ASK को हम 2 तरीकों से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। 47, द कम्युनिकेशन एट द एप्लीकेशन ट्रांसपोर्ट एंड नेटवर्क लेयर इज डैश, यानी जो टॉप के ऊपर की लेयर है ना हमारी, उनमें कम्युनिकेशन कैसे होती है। तो वो कम्युनिकेशन तो सिर्फ हमारी लेयर्स के हद तक की होती है, कि ऊपर की लेयर से एप्लीकेशन से डेटा आ रहा है, नीचे प्रेजेंटेशन को, वहाँ से डेटा फिर आ रहा है नीचे हमारी सेशन को, वहाँ से फिर ट्रांसपोर्ट पे आ रहा है, वहाँ से फिर नेटवर्क पे आ रहा है, ये सारी लेयर्स पे डेटा ट्रांसफर होके नीचे आ रहा है। यहाँ पे तो एक्चुअल नहीं हो रहा, यहाँ पे तो कौन सा हो रहा है, आप कह सकते हैं कि लॉजिकल ट्रांसमिशन हो रही है। एक्चुअल फिजिकल ट्रांसमिशन कहाँ पे होती है, हमारी फिजिकल लेयर के ऊपर। क्यों? फिजिकल लेयर है जो कनेक्टेड है डिवाइसेस के साथ, जो कनेक्टेड है आपकी केबल्स के साथ, वायर्स के साथ, मीडियम के साथ, और वो एक्चुअल जो एक्शन परफॉर्म कर रही है, ठीक है? दो बाकी की जो टॉप की लेयर है वो अपना अपना काम कर रही हैं, अभी हमने देखा भी है, सिंटैक्स भी करती हैं, सिमेंटिक्स भी करती हैं, एंड टू एंड डिलीवरी भी देखती हैं, कनेक्शन ओरिएंटेशन भी करती हैं, लॉजिकल एड्रेसिंग भी करती हैं, पैकेट्स को फॉरवर्ड भी करती हैं, राउटिंग भी करती हैं, फ्रेम्स भी देखती हैं, एटसेट्रा सारे काम कर रही हैं वो। लेकिन ये सारे जो मेंशंस हैं ऊपर लेयर्स, ये कौन सी ट्रांसमिशन करती हैं या कौन सी कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व होती हैं, वो हम कह सकते हैं लॉजिकल है। रियल या फिजिकल वो हमारी सबसे जो नीचे लेयर है फिजिकल, वो करती है। 48 है, इन NRZ1 नॉट रिटर्न टू 0 1, आपके पास एक कोडिंग स्कीम है, द सिग्नल इज इनवर्टेड इफ डैश इज एनकाउंटर्ड। वहां पे आपने पढ़ा होगा कि जब 0 आता है तो वोल्टेज का लेवल आपके पास कांस्टेंट रहता है, ठीक है? फॉर 0 आपके पास वोल्टेज लेवल क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, और आप तौर पे आप कह सकते हैं कि वोल्टेज का लेवल है वो तकरीबन बहुत लो होता है, इसको आप 0 से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। लेकिन जैसे ही आपके पास 1 आता है, आप क्या करते हैं, सिग्नल को इन्वर्ट कर देते हैं, और उसके बाद आप क्या करते हैं, अपना जो सिग्नल लेवल है उसको आप क्या कर देते हैं, हाई कर देते हैं। तो जैसे ही 1 एनकाउंटर होता है तब आप ये इन्वर्जन करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जी इन्वर्जन इफ 1 इज एनकाउंटर्ड। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट फॉर्म हियर। 49 है, डैश प्रोटोकॉल स्वीट इज बीइंग यूज्ड बाय मॉडर्न इंटरनेट कम्युनिकेशन। तो आजकल जो इंटरनेट की कम्युनिकेशन है वो मेरे ख्याल में आपने पहले ही आइडेंटिफाई कर लिया होगा,
उसके लिए जो प्रोटोकॉल स्वीट हम यूज़ करते हैं वो कौन सी होती है? टीसीपी आईपी। ओएसआई मॉडल तो एक स्टैंडर्ड मॉडल है ना फॉर द कम्युनिकेशन फॉर द डिवाइसेस, ठीक है, ग्लोबली एक्सेप्टेबल है। लेकिन इंटरनेट पे जो कम्युनिकेशन होती है वो हम किससे करते हैं या किसको फॉलो करते हुए करते हैं? टीसीपी आईपी को। क्वेश्चन नंबर 50 है, इन डेटा कम्युनिकेशन द प्रोटोकॉल्स डिफाइन। अभी हमने बात की ना कि ये स्टैंडर्ड्स हैं, रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, कुछ एग्रीमेंट्स हैं, वो सारे डिवाइसेस को फॉलो करने पड़ते हैं। सारी नोड्स को जो दुनिया भर में इंटरनेट से कनेक्टेड हैं, उन सबको फॉलो करना पड़ती हैं। उनकी मजबूरी है ये, क्योंकि उन्हें डेटा ट्रांसफर करना ताकि डिवाइसेस में हार्मनी रहे, एक अच्छा रिलेशनशिप रहे, डिवाइसेस जो हैं वो स्मूथली डेटा ट्रांसफर करते रहें, कोई इंटरप्शन नहीं आनी चाहिए, कोई ब्लॉकेज, रोड ब्लॉक, इम्पेडिमेंट्स नहीं होने चाहिए। तो ये जो प्रोटोकॉल्स हैं असल में डिफाइन क्या करती हैं? क्या चीज़ें बताती हैं ये? एक तो ये बताती हैं कि व्हाट इज कम्युनिकेटेड, ठीक है, यानी डेटा क्या भेजा जा सकता है। अल्फाबेट्स, नंबर्स, बोथ अल्फा न्यूमेरिक, वीडियोस, ग्राफिक्स, क्या चीजें भेजी जा सकती हैं। व्हाट कैन बी कम्युनिकेटेड या व्हाट इज कम्युनिकेटेड। सेकंड, हाउ इज कम्युनिकेटेड, क्या पूरी ईमेल ऐसी भेज दी जाएगी, एक बड़ी जो ऑडियो की फाइल या वीडियो की फाइल कहीं पड़ी यूट्यूब के ऊपर ऐसे ही भेज दी जाएगी? क्या आप और मैं जो जिप करके डेटा भेजते हैं वो ऐसे ही भेज देते हैं, डाउनलोड करते हैं सॉफ्टवेयर ऐसे ही डाउनलोड कर लेते हैं? नहीं, देयर इज अ होल वर्ड बिहाइंड इट। उसके पीछे पूरी कन्वर्जन है, कंप्रेशन हमने बात की, अभी इंक्रिप्शन हमने बात की, ये सारी चीजें उसके पीछे हैं कि कैसे उसको भेजा जाएगा, कैसे उसको बड़े से डेटे को सेगमेंट्स में डिवाइड करेंगे, फिर सेगमेंट्स को पैकेट्स में डिवाइड करेंगे, फिर पैकेट्स को फ्रेम में डिवाइड करेंगे, और फिर फ्रेम्स को बिट्स और इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में। तो ये सारा एक सिलसिला है, एक पूरी दुनिया है इसके पीछे। तो ये भी प्रोटोकॉल्स बताएंगे कि डेटा आपने कैसे कम्युनिकेट करना है, और फिर ये भी बताएंगे कि कब आपने कम्युनिकेट करना है। आप में से शायद कुछ लोगों ने अगर कुछ फाउंडेशन पढ़ी हुई है तो कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस आपने पढ़ी हो, ठीक है, सी और सी डी, यानी सी एस एम ए सी डी और सी एस एम ए सी ए, ये चीजें आपने पढ़ी हूँ। इसके अलावा कुछ और प्रोटोकॉल्स भी हैं, ठीक है, वो डिफाइन करते हैं लैन के ऊपर, इवन वैन के ऊपर, आप कब कैसे डेटा कम्युनिकेट करेंगे, किस किस वक्त करेंगे, ठीक है। राउटिंग प्रोटोकॉल्स भी हैं, वो भी आपस में डिफाइंड हैं कि कब, कितने टाइम के बाद, कितनी फ्रीक्वेंसी के बाद, कितने इंटरवल के बाद जो है वो कुछ पैकेट कीप अलाइव, हेलो पैकेट जैसे हम कहते हैं ओएसपीएफ के केस के अंदर, तो वो भेजा जाएगा। राउटिंग अपडेट्स भेजी जाएंगी, कब भेजी जाएंगी, ये सारी चीजें डिफाइंड है किन के अंदर? प्रोटोकॉल्स के अंदर, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ये कुछ 3 बुनियादी चीजें जो यहाँ मेंशन है, ये प्रोटोकॉल के अंदर हैं, या प्रोटोकॉल का बेसिक पार्ट्स हैं कि प्रोटोकॉल्स ये डिक्टेट करते हैं कि डिवाइसेस को क्या भेजना चाहिए, कैसे भेजना चाहिए, और डिवाइसेस को कब कब डेटा एक्सचेंज या सेंड रिसीव करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 51 है, मैनचेस्टर एनकोडिंग स्कीम यूजेस एन इन्वर्जन एट द डैश ऑफ द बिट और each बिट। तो यहाँ मैनचेस्टर के केस में आपने अगर पढ़ा होगा, यकीनन जरूर पढ़ा होगा, ये जो इन्वर्जन होती है या बिट इन्वर्ट होती है, वो हम कहते हैं कि जी मिडिल पे होती है जाके। अगर आप यहाँ देखने की कोशिश करें, यहाँ 1 से हम 0 में आ गए और ये बिट दरमियान में यहाँ पे आई है, ठीक है। मैं ज़रा कलर चेंज करता हूँ हमारी इंक का, ताकि थोड़ा सा मैं इसको आसानी से दिखा सकूँ। आई पर्सनली डिसलाइक रेड पेन की हद तक, लिखने की हद तक, लेकिन यहाँ देखिए, ओके दिस केस देखते हैं जी, यहाँ पे 1 से हम 0 में जा रहे हैं, तो ये देखिए ये असल में लाइन है हमारी दिस वन, और यहाँ हमने लाइन के ऊपर मिडिल में क्या किया हुआ है? इन्वर्ट किया हुआ है, यानी हम नीचे आए तो भी मिडिल में, और नीचे से ऊपर गए तो भी मिडिल में। सही है, इसको चेक कीजिएगा, ये हम मिडिल में जा रहे हैं, ठीक है। सो एवरीवेयर हम क्या कह रहे हैं जी कि हम बिट इन्वर्ट कर रहे हैं, बट इन द मिडिल। किसमें? मैनचेस्टर में। मैनचेस्टर में ये मैनचेस्टर कोडिंग स्कीम जो है उसमें हम इन्वर्जन करते हैं 1 से 0 में या 0 से 1 में, दोनों सूरतों में। यानी 1 आ रहा है, फिर हम चलते जा रहे हैं 1 1, जब 0 आएगा फिर इन्वर्ट करेंगे, और वो इन्वर्ट कब करेंगे? बिट के दरमियान में। और इसी तरह 0 0 0 0, जब 1 आएगा फिर इन्वर्ट करेंगे, कब? बिट के दरमियान में। और इसी तरह अगर 0 1 0 1 आ रहा है तो फिर हम हर बिट के बाद इन्वर्ट कर रहे हैं, इसलिए हम यही देख रहे हैं, हर बिट के बाद क्या हो रहा है? इन्वर्ट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 52 है, इन डैश a dedicated link between two devices is configured and the entire capacity of the channel is reserved for these devices। एक dedicated link होगा जो दो devices के दरमियान configure कर दिया जाएगा, बना दिया जाएगा, और वो दोनों devices इस पूरे link की जो पूरी capacity है, entire capacity, वो use करेंगे
वो उनके लिए रिजर्व रखी जाएगी, किसी और से शेयर नहीं की जाएगी, किसी और को नहीं दी जा सकती। ये देखिएगा, 2 वर्कस्टेशन हैं, 2 कंप्यूटर्स हैं, 2 लैपटॉप्स हैं, ये डायरेक्टली इस लिंक के साथ कनेक्टेड हैं और ये इन्होंने ही यूज़ करने हैं, कोई और यूज़ नहीं कर सकता। इसी तरह ये कोई एक सर्वर हो सकता है, मे बी कोई एक एप्लीकेशन सर्वर है, वेब सर्वर है, अगेन ये लिंक है, ये कंप्यूटर जो है सिर्फ इससे डेटा ले रहा है, एक्सचेंज कर रहा है, भेज रहा है, जो कुछ भी है। और सिमिलरली आपकी कंपनी की 2 साइट्स हो सकती हैं, साइट 1 हो सकती है, ये साइट 2 हो सकती है, और ये साइट्स के दरमियान भी ये देखिए ये यहाँ तक क्या है, एक डेडिकेटेड लिंक है जो सिर्फ इन 2 डिवाइसेस नहीं यूज़ करना है। सैटेलाइट्स हो सकती हैं, इन द लाइन ऑफ साइट एंटीनास हो सकती हैं, कुछ भी और चीज़ हो सकती है, माइक्रोवेव्स हो सकते हैं, एटसेट्रा। तो ये जो लिंक है जो डेडिकेटेड 2 डिवाइसेस के दरमियान होता है, इसको आपने मेरे ख्याल में अब तक आइडेंटिफाई कर लिया होगा। जी बिल्कुल, पॉइंट टू पॉइंट कहते हैं इसको। ये डेडिकेटेड के जो लफ्ज़ है ना, ये बेसिकली इसको इसके साथ जोड़िएगा ज़रा, डेडिकेटेड, पॉइंट टू पॉइंट। ठीक है, इसमें देखिए कहीं पे भी आपको शेयर नज़र आ रहा है, डेडिकेटेड लिंक है, पॉइंट टू पॉइंट है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एक डेडिकेटेड लिंक है। वो लिंक उन्हीं 2 डिवाइसेस के लिए अवेलेबल है, रहेगा। इवन वो 2 यूज़ नहीं कर रहे हैं, वो फ्री पड़ा हुआ है, बट किसी और ने इसको यूज़ नहीं करना है। ठीक है, दैट इज़ रिजर्व्ड। सो ये है जी डेडिकेटेड लिंक, जो क्या है, पॉइंट टू पॉइंट है। 53 है, व्हाट इज द नंबर ऑफ डेडिकेटेड लिंक्स इन ए मैश टोपोलॉजी। ठीक है, ये आपने पढ़ा हुआ है, मैश टोपोलॉजी है, सही है। आपके पास क्या गिवन ऑप्शन है जी, या चॉइस या स्टेटमेंट क्या दी हुई है आगे मजीद, 5 डिवाइसेस टू बी कनेक्टेड, यानी 5 डिवाइसेस हैं जिन्होंने आपस में कनेक्ट होना है। ठीक है, ये हमने दिखाने की कोशिश की है कि ये 5 कंप्यूटर्स हैं जिन्होंने आपस में कनेक्ट होना है। ठीक है, एक तरीका तो ये है कि मैं 5 कंप्यूटर्स बनाऊं और मैं सबको कनेक्ट करूं। मैश में ही होता है ना, हर एक दूसरे के साथ कनेक्ट होता है, यानी ये डिवाइस है, इसकी बात करते हैं, इस टर्मिनल की बात करते हैं, ये इन सब से अलग अलग कनेक्ट होगा। ठीक है, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। ठीक है जी, 4 लाइनें या 4 आप समझ लीजिए वो अलग अलग केबल जाएंगी कनेक्ट होने के लिए। ठीक है, इसी तरह मैश में ये होता है, हर एक डिवाइस दूसरे डिवाइस के साथ इसी तरह कनेक्ट होगा। अब एक तरीका तो ये है कि मैं ऐसे काउंट कर लूँ, लेकिन ज़रा सोचिएगा, 5 की बजाय 50 कह दी जाए तो क्या ख्याल है? पेपर का पूरा टाइम जो है मेरे ख्याल में इसको ड्रॉ करने में लग जाएगा, मुमकिन नहीं है ना। तो उसके लिए क्या, थैंक्स गॉड वी हैव ए फार्मूला। वो फार्मूला क्या कहता है जी कि n इंटू एन माइनस 1/2। तो यहाँ n हमारे पास क्या है भला, 5 नोड्स हैं, तो इसको जब प्लग करेंगे तो वी हैव 20/2 जो कि क्या है 10। तो इसका मतलब ये है कि इन दिस केस 5 नोड्स हों, मैश टोपोलॉजी क्रिएट करनी हो तो हमें 10 लिंक्स बनाने पड़ेंगे, 10 केबल चाहिए होंगी ताकि हम इनको डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट मैश टोपोलॉजी क्रिएट कर सकते हैं। 54 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिसएडवांटेज ऑफ स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी आपको पता है कि दरमियान में एक सेंट्रल डिवाइस होती है। अभी हमने एक क्वेश्चन से पहले देखा केबल्स लगाने का, कि नंबर ऑफ केबल्स या लिंक्स कनेक्ट करने का या देखने का। तो हमारे पास एक सेंट्रल डिवाइस होती है जिसको हम स्विच या हब कह लेते हैं। हब्स आर नो मोर बट वी हैव अ स्विच इन दीज डेज। तो यहाँ पे कुछ एडवांटेज लिखे हुए हैं, कुछ डिसएडवांटेज लिखे हुए हैं, तो हमें एक डिसएडवांटेज जो है उसको आइडेंटिफाई करना है। प्रोबेबल एडवांटेज ज़्यादा होंगे, चलें देखते हैं। सबसे पहले वो कह रहे हैं जी कि लेस केबलिंग। हाँ, ये कदरे कम है, क्योंकि अगर मैथ्स की हम बात करें, जो भी हम क्वेश्चन देखे हैं, तो उसमें तो आपने देखा कि अच्छी खासी केबलिंग हो रही है। यहाँ पे कदरे कम है क्योंकि हमने कंप्यूटर्स या टर्मिनल्स को आपस में नहीं कनेक्ट किया हुआ, सिर्फ एक सेंट्रल डिवाइस से है और सारी कम्युनिकेशन उसके थ्रू हो रही है। तो कदरे कंपैरेटिवली यहाँ केबलिंग कम है। अच्छा, ये तो एडवांटेज है, हमने ये नहीं लेना, हमने क्या लेना है, डिसएडवांटेज। सेकंड है इजी टू इंस्टॉल एंड कॉन्फ़िगर। किसी चीज़ का इजी इंस्टॉल होना तो वो डिसएडवांटेज तो नहीं होता, बल्कि वो तो एडवांटेज होता है। थर्ड देखिएगा, रोबस्ट ऑपरेशंस, तो ये भी क्या हुआ, एडवांटेज हुआ। लास्ट देखिएगा, फेल्स इफ द सेंट्रल डिवाइस गेट्स फेल्ड। जी, ये अगर डिवाइस किसी वजह से काम नहीं करती, सोचिएगा जरा क्या होगा, सब लोग आपस में क्या हो जाएंगे, डिस्कनेक्ट। घर पे क्या होता है, 3 4 5 लोग जो हैं वो अपने अपने कमरों में बैठे होते हैं, अचानक क्या होता है, सब बाहर निकलते हैं, क्या हुआ जी, वाईफाई डिस्कनेक्ट हो गया। थैंक गॉड, चले शक्ल तो नजर आती है वाईफाई की वजह से, बट एनीवेज, तो सेंट्रल डिवाइस जब क्या हुआ, फेल हुआ, तो सब फेलियर हो गया, पूरा नेटवर्क डाउन हो गया। ये एक क्या है, इस स्टार टोपोलॉजी का डिसएडवांटेज है। 55 है, इन द टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल suite, the process of removing headers and trailers at the receiver side is known as। टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल suite के अंदर हम क्या करते हैं, जब सेंडिंग कंप्यूटर डेटा भेजने लगता है तो सिर्फ क्या होता है, डेटा जो एप्लीकेशन लेयर देती है। इस डेटा के साथ ट्रांसपोर्ट पे जब लेयर पे हम आते हैं तो फिर क्या करते हैं,
सेगमेंट्स अटैच करते हैं कुछ, या सेगमेंट्स बनाने के लिए सेगमेंट हेडर लगा देते हैं। ट्रांसपोर्ट से जब नीचे आते हैं, नेटवर्क लेयर के ऊपर डेटा पहुंचता है, तो यहाँ तक आगे हम एक पैकेट हेडर लगा देते हैं, जिसपे हमने कहा था लॉजिकल एड्रेसेस वगैरह कुछ रखेंगे, इस तरह की और चीज़ें, राउटिंग इन्फॉर्मेशन हो सकती है। उसके बाद जब डेटा लिंक पे आएंगे तो हमने कहा था कि हम वहाँ पे क्या लगाते हैं, फ्रेम्स या फ्रेम्स बनाते हैं। और उसके बाद फिर यहाँ जब देखें अगर आप, तो फिजिकल लेयर के ऊपर ये डेटा एक्चुअल वंस और जीरोस में ट्रांसफर हो रहा है। तो यहाँ पे ये जो पैकेट हम हर लेयर पे लगा रहे हैं, इसको हम क्या कह रहे हैं भला, ये क्या होती है, इनकैप्सुलेशन। अच्छा, इसके वाइस वर्सा होगा काम कहाँ पे, रिसीवर साइड पे। रिसीवर को जब यहाँ पे डेटा मिलेगा तो वो क्या करेगा, यहाँ से फ्रेम को निकालेगा। उसके बाद अगली लेयर पे जाएगा तो वो क्या करेगा, इसको निकाल देगा, पैकेट हेडर को। ट्रांसपोर्ट पे जाएगा तो वो क्या निकालेगा, सेगमेंट हेडर को। और एट द एंड सिर्फ क्या रह गया, डेटा जो कि किसको मिल गया, एप्लीकेशन को, वेब ब्राउजर वगैरह की बात कीजिए। तो अब देखिए जो डेटा भेजा गया वो यहाँ पे आया। ये दरमियान में जितने पैकेट्स ये कलरफुल आपको नजर आ रहे हैं, यहाँ ऐड हुए, इधर रिमूव हुए, वो जरूरत थी हमारी, कम्युनिकेशन के लिए हमें रिक्वायर्ड थे। लेकिन हमने एट द एंड क्या दिया, सिर्फ डेटा जो भेजा गया। ये जो प्रोसेस था यहाँ लगाने का, इसको तो हमने कहा था एनकैप्सुलेशन। लेकिन पूछा जा रहा है कि रिमूव करने का जो प्रोसेस है, इसके उल्ट क्या है जी, डी इनकैप्सुलेशन। ठीक है, ये हमारा डिजायर्ड ऑप्शन है। रिसीवर साइड पे जब रिसीव होगा डेटा, नीचे से लेकर ऊपर तक लेयर तक आने तक जो इन्फॉर्मेशन उधर ऐड हुई है, यहाँ पर रिमूव होगी। अलग अलग करके आप समझ लीजिए चेपियां हम उतार रहे हैं, और फाइनली क्या कर रहे हैं, सारी पैकिंग रिमूव करके हमने अपनी प्रोडक्ट निकाल ली है, जो कि हमने अपनी एप्लीकेशन लेयर को दे दिया है, या फिर हमारे वेब ब्राउजर को डेटा वो मिल गया है और उसने हमें डिस्प्ले कर दिया है। अब सोचिए जरा, इसके पीछे एक पूरी दुनिया है कि कैसे डेटा आ रहा होता है या जा रहा होता है। ठीक है, बट वी आर ओनली viewing everything in front of us on the screen, maximum in the browser or any other application. 56. Routing is a function of dash layer. तो मेरा ख्याल है अब आप इसको एड्रेस कर सकते हैं। अभी हम इससे पहले बात करके आए हैं कि लेयर 3 के ऊपर या नेटवर्क लेयर के ऊपर हमारे जो राउटर्स हैं वो ऑपरेट करते हैं, वो पैकेट्स को फॉरवर्ड करते हैं। फॉर इंस्टेंस अगर इस कंप्यूटर ने इस सर्वर तक कोई ईमेल भेजनी है, राइट, तो ये देखिएगा सबसे पहले उन्होंने इस स्विच से कनेक्टेड है, तो स्विच को गया होगा, इनकी रिक्वेस्ट यहाँ पे गई होगी, उसके बाद स्विच ने फिर राउटर को भेजी होगी, और ये राउटर इधर कनेक्टेड है, इसके साथ उसने भेजा होगा, राब्ता किया होगा, और यहाँ तक डेटा आएगा। ये देखें ग्रीन सिग्नल आपको मिल रहे हैं, और फाइनली फिर ईमेल जो है वो इनसे आपको मिल गई होगी। ठीक है, तो ये सारा काम क्या हो रहा है, पैकेट फॉरवर्डिंग का, पैकेट राउटिंग का। और ये कहाँ पे हो रहा होता है, हमारी नेटवर्क लेयर के ऊपर, क्योंकि राउटर हमने कहा क्या है, लेयर 3 डिवाइसेस हैं, और लेयर 3 हमारी कौन सी होती है, नेटवर्क की होती है। 57 है, इफ द डिजिटल सिग्नल हैव 4 लेवल्स वी नीड डैश बिट्स टू रिप्रेजेंट। हमारे पास कोई एक सिग्नल है, उसके 4 लेवल्स हैं, तो हमें पूछा जा रहा है कि आपको कितनी बिट्स दरकार होंगी, रिक्वायर्ड होंगी कि आप उसको रिप्रेजेंट कर लें। तो हमारे पास एक सिंपल फॉर्मूला है, वो ये कहता है कि जी आप लॉग बेस 2 ले लीजिए, जितने सिग्नल्स हैं आप उनके लॉग बेस 2 ले लीजिए, तो ये क्या बनेगी, नंबर ऑफ बिट्स जो आपको चाहिए। ठीक है, और हमारे पास 4 लेवल्स हैं, तो ये देखिए लॉग ऑफ 4 हमने लिया, और ये क्या बना, 2 बिट्स। इसका मतलब ये है कि 4 लेवल्स हों तो ये 2 बिट्स चाहिए होंगी, और ये फर्स्ट ऑप्शन है हमारी। Question number 58. In dash scheme, all the signal levels are on one side of the time axis, either above or below. कहा जा रहा है कि आपके पास कोई एक स्कीम है, ये टाइम एक्सिस है फॉर इंस्टेंस, तो आपके सारे सिग्नल ये इस साइड पे ही होंगे, ऊपर, या दूसरी ऑप्शन ये हो सकती है कि इससे नीचे हों। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि ऊपर नीचे, यानी ये सूरत हाल नहीं हो सकती। दिस इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, इधर या तो इधर होंगे या फिर नीचे होंगे। ये कौन सी स्कीम है, सोचें जरा जी। यूनी का मतलब पता क्या होता है, एक। ठीक है, यूनिपोलर है ये। अब ये देखिएगा, ये टाइम एक्सेस है ना आपका, ये वाला, इस टाइम एक्सेस के ऊपर है सिग्नल, ये देखिए नीचे नहीं है। अगर आप देखें कोई सिग्नल नीचे नहीं गया हुआ, 1 है तो आपने यहाँ सिग्नल इससे ऊपर यहाँ आप ले गए हैं, और 0 को आप एक्सेस पे लेके आ रहे हैं, फिर 1 को आप ऊपर ले गए हैं, और यहाँ फिर 0 को आप यहाँ ले आए। आगे अगर 0 होगा तो यहाँ चलेगा, फिर 0 होगा तो यहाँ चलेगा, 1 होगा तो ऊपर चला जाएगा, जितना 1 आता जाएगा 1 1 आगे, इसी तरह आप रिप्रेजेंट करते चले जाएंगे। तो ये क्या हुई, यूनिपोलर।
59 है क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, यानी QAM इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ। तो हमारे पास ये एक कोई ना 2-3 स्कीम्स हैं, उनका कोई मिक्सचर भी होता है। तो वो कौन सी होती है, जैसे आपने पढ़ी है ना, यानी ASK, PSK और FSK। उसके साथ चौथी जो होती है ना, वो QM होती है, यानी कैम इसको कहते हैं। और ये किसका कॉम्बिनेशन होती है भला, ASK और PSK, यानी एम्पलीट्यूड शिफ्ट की प्लस फेज शिफ्ट की, इन दोनों का मजमुआ होती है। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा लास्ट क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 60। इन द TCP/IP मॉडल द फिजिकल लेयर एक्सचेंज द डेटा इन द फॉर्म ऑफ। तो अभी हमने इससे पहले बात की है बड़ी डिटेल में, मेरा ख्याल है क्विकली इसको क्लोज करते हैं। ये हमारा डेटा किस में जाता है, बिट्स में जाता है। और इसके बाद इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे कि इसी सब्जेक्ट का, यानी CS601 डेटा कम्युनिकेशन का आपके साथ सब्जेक्टिव भी शेयर करें। लेकिन मैंने कोशिश की है बारहा आपको ऑब्जेक्टिव के अंदर भी इतनी चीज़ें एक्सप्लेन कर सकूं कि आपके सब्जेक्टिव की कुछ थोड़ी सी फाउंडेशन बिल्ड हो गई है। यही मेरा पर्पस भी था कि आपको ना सिर्फ ऑब्जेक्टिव करवाई जाए, बल्कि सब्जेक्टिव के लिए थोड़ा सा आपको सेंसिटाइज भी किया जाए, और कुछ कॉन्सेप्ट ऑब्जेक्टिव से ज़्यादा हमने डिलीवर किए हैं इंशाल्लाह, जो कि अब आपने महसूस भी किए होंगे, और कुछ चीज़ें आपको रिवाइज भी हुई होंगी। तो हम यही कहेंगे कि चैनल के साथ कनेक्टेड रहिएगा। इंशाल्लाह सून यू विल बी नोटिफाइड कि सब्जेक्टिव अपलोड हो गया है, और अगर आपने स्टिल अभी एग्ज़ाम देना है, कैन रिव्यू दैट और यू कैन अटेम्प्ट योर मिड टर्म एग्ज़ाम। लास्टली, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच फॉर टाइम एंड अटेंशन। कोई आपका सवाल हो, जो कॉन्सेप्ट हमने देखे, रिव्यू किए, या आपका कोई सवाल हो, कोई राय देना चाहें, फीडबैक शेयर करना चाहें, वीडियो के ऊपर कोई भी कमेंट करना चाहें, तो आप ज़रूर कीजिए। कोशिश किया करें, हमें हेल्प किया करें, इस कंटेंट को, इसकी क्वालिटी को, इसकी प्रेजेंटेशन को, इसकी डिलीवरी को बेहतर से बेहतर बनाते चले जाएं, ताकि हम आपके सफ़र में, आपकी इस एकेडमिक जर्नी में आपको ईज़ कर सकें, फैसिलिटेट कर सकें, सपोर्ट कर सकें, असिस्ट कर सकें। आप अच्छे ग्रेड सिक्योर करें, अच्छे रिजल्ट्स डिलीवर करें अपने पेरेंट्स को। जाते जाते ये गुजारिश होगी कि अगर इस कंटेंट से आपकी प्रिपरेशन अच्छी हुई है, आपको कुछ हेल्प मिली है, तो हमारी गुजारिश होगी कि अपने फेलो स्टूडेंट्स तक भी ज़रूर शेयर करें, ताकि उससे कुछ ना कुछ तैयारी, कुछ ना कुछ फ़ायदा वो भी उठा सकें। और चैनल के साथ कनेक्टेड रहिएगा। इंशाल्लाह कोशिश करते रहेंगे कि आपके लिए कुछ चीज़ें, कुछ कंटेंट, कोई भी सपोर्टिंग मटेरियल आपके साथ शेयर करते रहें, जिससे आपका एकेडमिक जर्नी बेहतर, अच्छा, आसान और कन्वीनियंट हो, और आपका एक अच्छा एक्सपीरियंस है। आप प्लेजेंटली, मोटिवेटेडली और कमिटेडली इंशाल्लाह अपनी डिग्री, अपना प्रोग्राम कंप्लीट कर सकें, अपने ख्वाबों को पूरा कर सकें सब्जेक्टिव पार्ट में। और इसके बाद मैं उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह किसी और कंटेंट, किसी और सब्जेक्ट में ज़रूर आपसे बात होगी और होती रहेगी। ठीक है, अपनी दुआ में याद रखिएगा। चलें, नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात होती है। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा आपका हामी नासर हो। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।